तो अब सबसे पहले तो पूरा प्रॉपर एनसीईआरटी का पार्ट पकड़ते हैं। हमने फर्स्ट कैटेगरी ऑफ रिएक्शन प्रॉपर्टीज को फॉर कंप्लीट ऑर्गेनिक खत्म कर दिया, दैट इज न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन SN1 SN2। अब उसके बाद आते हैं दूसरी कैटेगरी, यानी एल्काइल हैलाइड के 3 कैटेगरी रिएक्शन है बच्चों। फर्स्ट कैटेगरी रिएक्शन न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन, सेकेंड कैटेगरी रिएक्शन रिएक्शन विद मेटल्स रिपीट ऑफ +1, थर्ड कैटेगरी रिएक्शन इज एलिमिनेशन अगेन रिपीट ऑफ +1। अब सारा +1 का फिर से रिपीट होगा। तो अब रिएक्शन विद मेटल्स दैट इज आर सेकेंड कैटेगरी ऑफ एल्काइल हैलाइड्स प्रॉपर्टीज। तो ये अब उसकी सेकेंड कैटेगरी शुरू हुई। सबसे पहला इसमें 2 ही रिएक्शन पढ़ने, एक बिना मैकेनिज्म के, अब कोई इसमें कोई मैकेनिज्म नहीं है। एक रिएक्शन विद सोडियम और दूसरा रिएक्शन विद मैग्नीशियम। 2 रिएक्टिव मेटल्स के साथ मेरे को रिएक्ट करना है। तो अगर मैं सोडियम दूं तो सोडियम की सबसे बड़ी प्रॉब्लम मॉइस्चर से बड़ा एक्सप्लोजिवली रिएक्ट करता है, मॉइस्चर से रिएक्ट करता है, और पानी आ जाए तो बहुत एक्सप्लोजिव रिएक्ट करता है, मतलब वाटर मिल जाए तो फिर तो आग ही लगती है। तो मुझे सोडियम को वाटर से दूर रखना पड़ता है, इसीलिए ड्राई कंडीशंस मेंटेन करने के लिए ईथर नाम का सॉल्वेंट लाई जो वाटर में इमिसिबल है, वाटर को दूर रखेगा। सोडियम एंड ईथर, ईथर के आगे डी लगाना, ड्राई लगाना कंपलसरी है। तो ड्राई ईथर सोडियम के साथ जब हमने दिया किसको, एल्काइल हैलाइड को, तो वो एक नेम रिएक्शन है, दैट इज वुड्स रिएक्शन। अब वुड्स रिएक्शन क्या है? अच्छा, इसके मैकेनिज्म को लेके अभी भी बहुत फाइट चल रही है, इसलिए इसका मैकेनिज्म नहीं पढ़ाया जाता। इट इज स्टिल नॉट कंफर्म्ड कि फ्री रेडिकल है कि कार्बोएनाइन है। 80% क्वेश्चंस का आंसर इससे आया है, बाकी जिसका आंसर नहीं आ रहा उसके लिए हमें उस पर जाना पड़ रहा है। तो स्टिल नॉट क्लैरिटी, सो आपका सिलेबस इसका मैकेनिज्म बिल्कुल नहीं है। सो अब अगर मैं बात करूं ये रिएक्शन होता क्या है, मैंने लिया एक सिंपल एल्काइल हैलाइड, राइट, ब्रोमाइड उठाया मैंने, सोडियम दिया, ड्राई ईथर दिया। जैसे ही सोडियम और एल्काइल हैलाइड सामने आते हैं उनका एक ही कैटेगरी रिएक्शन है, NaBr इज अ वेरी गुड लीविंग ग्रुप। ये बहुत इजीली एक दूसरे के साथ मिलके बाय प्रोडक्ट NaBr बना लेते हैं। बट अगर ये NaBr बन रहा है तो इसमें एक चीज का ध्यान दीजिए, यहां से बॉन्ड टूट गया, फ्री रेडिकल से टूटा, कैसे टूटा, लीव दैट। लेकिन खाली ये स्पीशीज तो स्टेबल नहीं है, ये इसमें कार्बन का आपने टेट्रावेलेंसी हर्ट कर दी। तो अब क्या होगा, अब एक और एल्काइल हैलाइड आएगा, एक और सोडियम के साथ रिएक्ट करेगा, CH3 CH2Br। तो एक्चुअली में 2 Na एक साथ 2 Br को लेके जाना नियम है यहाँ पे। तो 2 Na एक साथ 2 Br को लेके जाएंगे तो चेक क्या बनेगा, ये कंपाउंड इधर से ब्रेक हुआ, ये कंपाउंड इधर से ब्रेक हुआ, तो यहां से ये इसके साथ जुड़ जाएगा एंड आई लैंड अप टू N-ब्यूटेन। यहाँ ब्यूटेन अगर आप जवाब देंगे तो आपका आंसर गलत माना जाएगा, आपको N-ब्यूटेन देना है, क्योंकि यहाँ बहुत चांसेस हैं आइसोमर्स बनने के। और इसी तरह से NaBr के आगे मैं क्या लगा दूं, 2NaBr। ये है वुड्स रिएक्शन। एक और केस करते हैं, मान लीजिए मैंने आपको ये दिया, अब मैं कभी भी या कोई भी क्वेश्चन पेपर या कुछ भी कभी भी सोडियम के आगे 2 लगा के नहीं देगा, ये आपकी अपनी सोच होगी। तो इसमें क्या होगा, एक Na एक Cl, नहीं एक और Cl चाहिए, तो इसके बिल्कुल नीचे मैं एग्जैक्टली ऐसा एक और कंपाउंड बना देती हूँ सेम। तो ये 2 Na 2 Cl के साथ मिलके 2 NaCl बनाएगा। नाउ सी, मैंने दोनों एक दूसरे के नीचे सेम सेम बना दिए, जहां से टेट्रावेलेंसी अफेक्ट हो रही थी वो बना दिया, और उन्हीं दोनों के बीच में क्या बना दिया, बॉन्ड। हमेशा जो प्रोडक्ट बनेगा वो मिरर इमेज होना चाहिए, वो कट जाना चाहिए इक्वल हाफ में कि 2 सेम एल्काइल हैलाइड आए, रिएक्ट किया। एंड इफ इट इज सो, अब ऐसे लिखना थोड़ा अटपटा लग रहा है, हालांकि कोई मार्क्स नहीं काट सकता, लेकिन सामने वाले को बड़ा प्रेशर पड़ेगा ये समझने में बनाना क्या चाह रहे हो। और ऑर्गेनिक में कंप्लीट द फॉलोइंग रिएक्शन या प्रिडिक्ट द प्रोडक्ट, बोर्ड्स में नीचे IUPAC नेम लिखना कंपलसरी है, ये रूल है वहाँ का। अगर आप नीचे IUPAC नेम नहीं लिखते, इनऑर्गेनिक में नहीं है कि D&F ब्लॉक में या P ब्लॉक में आप रिएक्शन कुछ आया भी तो नीचे नाम लिखे, नहीं। ऑर्गेनिक में नियम है आपको उसका कुछ ना कुछ नाम लिखना पड़ेगा, कॉमन लिखिए, पॉपुलर लिखिए या IUPAC लिखिए, तो यू हैव टू राइट द नेम। तो आपने नाम लिख दिया तो आपका स्ट्रक्चर एक्सेप्टेबल है, बट एक बारी को ये तरीका आंखों को चुप सकता है कि क्या है।
सामने वाले को थोड़ा कष्ट हो सकता है, तो इसको थोड़ा सा तहजीब से बनाते हैं। 1 2 3 4 5 6, पहले तो 6 कार्बन की चेन, दैट इज हेक्सेन। 1 2 3 4 5 6। 3 और 4 पे क्या लगे हैं? 2 मिथाइल। 3 और 4 पे क्या लगा दिए? 2 मिथाइल। कुल मिला के कितने कार्बन थे बच्चों? 1 2 3 4, डुप्लीकेट हुए कार्बन का नंबर। बट ये मत सोचना कि ब्यूटेन से ऑक्टेन बनना चाहिए था, नहीं, ब्यूटेन से ऑक्टेन नहीं बन रहा है। यहाँ 2 क्लोरोब्यूटेन से 3,4 डाइमिथाइल हेक्सेन बन रहा है। टोटल कार्बन का काउंट 8 ही है। नंबर ऑफ कार्बन डबल होना है, लेकिन नाम में आप कहीं पर प्रोपेन का हेक्सेन जबरदस्ती मत कर देना, ब्यूटेन का ऑक्टेन जबरदस्ती मत कर देना। आईयूपीएसी नेम में आपको वो हेक्सेन दिखाई देगा, तो इससे मत कंफ्यूज होना। सो बहुत लोग कैलकुलेशन में लग रहे हैं, वो मुझे लग रहा है शायद मेरे से कोई गलती हुई है तो बताइए। आई एम सीइंग सम फेसेस की थोड़ा हैरान है और गिन रहे हैं। आई होप आई हैव नॉट डन एनी मिस्टेक। हुई हो तो बताइएगा। ये क्लास 11th के क्वेश्चंस ला रही हूँ मैं। दिस इज वुड्स रिएक्शन। तो अब रोल ऑफ ड्राई ईथर, राइट, रोल ऑफ ड्राई ईथर क्या? इट कीप वाटर अवे फ्रॉम सोडियम। अब क्यों अवे रखना है वाटर को सोडियम से? टू अवॉइड इट्स एक्सप्लोजिव रिएक्शन। सोडियम का वाटर के साथ एक्सप्लोजिव रिएक्शन अवॉइड करना मेरी मजबूरी है, इसीलिए दूर रखना जरूरी है, इसीलिए ड्राई ईथर यूज कर रहे हैं। इसको आंसर करना, किस एल्काइल हैलाइड को सोडियम ड्राई ईथर दूं ताकि ये बन जाए? और मुझे नाम दीजिए, स्ट्रक्चर मैं बनाऊंगी। करो समीर कोशिश, कैमरा ऑन करिए ऑनलाइन स्टूडेंट्स। जिसका ये हो जाए वो दूसरा भी करे। थोड़ी सी नॉइज को अवॉइड करिए, सॉरी, थोड़ा सा शोर अवॉइड कर लो बच्चों, ज्यादा नहीं, थोड़ा सा। अपनी कॉपी में रहो, अब फोकस बनाओ। जितने भी बच्चे आज ऑनलाइन हैं, एक आधा जो वायरल है उसके अलावा सबके पेरेंट्स से बात करनी है कि अब आगे लॉन्ग वीकेंड भी आ रहा है। इन लोगों ने मैक्सिमम ने रक्षाबंधन पे भी, मैक्सिमम ने, सबने नहीं, ऑनलाइन लगाई है। अब आगे फेस्टिवल्स भी आ रहे हैं, लॉन्ग वीकेंड भी ऑनलाइन है, तो इस चैप्टर का लॉस हम नहीं बियर कर पाएंगे। ट्यूसडे को इसका सब्जेक्टिव टेस्ट है। इन सबके पेरेंट्स के घर आज बताओ। क्या आया नाम इसका? कुछ आ रहा था नमन, मैंने थोड़ा टाइम दे दिया कि तुम, सॉरी बेटा, कोई भी बना दो, हेलोजन, ब्रोमीन, क्लोरीन, आयोडीन। तुम कोई कभी कभार अच्छा सवाल भी पूछा करो यार, ये कोई बात है? हाँ जी, नहीं, ये लॉजिकली नहीं है, ये लॉजिकली कमी ढूंढने की आदत है। उसको छोड़ो, अपने पे आओ, फिर कहना मैम हेलोजन कौन सा कंपाउंड तो ये दे रहा हूँ, एक्स करके दे रहा हूँ, ब्रोमो करके। तो फोकस ऑन द मेन थिंग। यस, 1 ब्रोमो 2 मिथाइल, ओके, 1 ब्रोमो 2 मिथाइल ब्यूटेन, चेक। जहां तक दिख रहा है बिल्कुल सही है। लेकिन आप एक चीज देखिए, इसको करने का ट्रिक, ये बहुत इजी वाला भी था, लेकिन करने वाले इसको गलत करते हैं। सो वेल डन जिसने भी आंसर दिया। इसके 2 इक्वल हाफ कर लिया करो, काट दो कैंची से बीच में, और जैसे ही आपने इसको काटा उसके बाद आपके पास उस एक हिस्से को बना दीजिए। सबसे आसान है वुड्स के प्रिडिक्ट करना, और यहां पर Cl लगा दो। यहां तो मैं क्यों ही CH3 लिखूं, मैं पता है ये क्या है। देन यू कैन नेम इट 1 क्लोरो 1 ब्रोमो, जो भी है, 2 पर मिथाइल और दिस, राइट, हो जाएगा ये इसका। अर्पिता लिखना बाद में, मैं ठीक ठाक टाइम दे गई थी, मुझे नहीं पता उस वक्त क्या कर रहे थे। मैंने दोनों दिए थे, लोगों के हाथ खड़े हो गए। आई एम कमिंग टू यू, वेटिंग फॉर द आंसर। और ये लास्ट ईयर का किया हुआ हिस्सा है। हाँ जी अनंत, साइक्लो ब्यूटेन की पेंटेन, बट ठीक है, साइक्लो वाली फील्ड ठीक आ गई। 1 2 3 4 5। अब 2 Na क्या करेंगे? Br और Cl। 2 NaBr नहीं बना, 1 NaBr बना, 1 NaCl बना, बाहर निकला। और इन 2 पॉइंट्स को, नंबर 1 को
सॉरी इसे 1 देना चाहिए, अल्फाबेटिकली ब्रोमो पहले आता है। 1 2 3 4 5, 1 और 5 वाले कार्बन के आपने बॉन्ड तोड़ दिए, उन दोनों को जोड़ना जरूरी, एक ही से 2 हेलोजन गए तो आपके लिए साइक्लिक आया। और ये दीज आर योर एनसीईआरटी बोर्ड लेवल क्वेश्चंस, आपसे वो भी पूछा जा सकता है, ये भी। आखिरी क्वेश्चन जो एनसीईआरटी बैक एक्सरसाइज का काफी लंबा बहुत अच्छा क्वेश्चन है, वुड्स पे है, रोड मैप वाला। ए को इससे रिएक्ट कराया, बी बना, बी से ये इस तरह का बहुत ही प्यारा क्वेश्चन है, डीपीपी में भी डाला हुआ है मैंने। सो ये मेरे पास बेसिक वुड्स खत्म हुआ। अब एक और इसके अंदर रिएक्शन आ जाता है, अगर पहले से ही कोई साइक्लिक है, राइट, और उसमें 2 हेलोजन दे दिए विद सोडियम ट्राई ईथर, अगेन वही होगा, ये और ये गायब, और बीच में क्या आ जाएगा, एक बॉन्ड। इस तरह के वुड्स को मैं कह सकती हूँ विद इन अ मॉलिक्यूल। अच्छा, ये भी इंट्रामॉलिक्यूलर था बच्चों, एक ही मॉलिक्यूल के अंदर अंदर दोनों हेलोजन निकले, इसमें भी इंट्रामॉलिक्यूलर होगा, एक ही मॉलिक्यूल के अंदर ही दोनों हेलोजन मिल गए, बाहर से दूसरे मॉलिक्यूल को लाने की जरूरत ही नहीं पड़ी, और ये क्या बन गया, इंट्रामॉलिक्यूलर वुड्स प्रोडक्ट। बहुत ट्रेसेस में कोई सोचे तो ये बन सकता था, मतलब एक बारी को हमारे दिमाग में आ सकता है कि शायद ये भी तो बन सकता था, नहीं, मेजर प्रोडक्ट यही होगा, राइट। मैंने दोनों Cl लगा दिए, एक फिर एक Cl एक Br लगा दोगे, एक Br दोनों Br लगा दोगे, डोंट गो देयर, जस्ट आई एम टेलिंग यू ये बहुत ही ट्रेसेस में बना होगा, रेदर नहीं बना। मेजर प्रोडक्ट इसका कौन सा हुआ, आपके सामने है। क्लियर है इतना सबको? नीचे मैं पढ़ा लूं, फिर इस स्लाइड को लिख लेना, आई विल बी टेकिंग 2 मिनट्स, आप पहले सुन लीजिए क्योंकि ये याद कर रहे हैं हम सुन के। अगर आपने एक एल्काइल हैलाइड एक एराइल हैलाइड, अब मेरी क्लास को एल्काइल और एराइल पता है, राइट, एक एल्काइल हैलाइड और एक एराइल हैलाइड हमने लिया, दोनों के कॉम्बिनेशन से रिएक्शन सेम है, वही ड्राई ईथर सब जगह है, लेकिन दोनों एल्काइल हैलाइड्स नहीं थे, तो ऐसा रिएक्शन जिसमें एक एल्काइल कोई भी एक एराइल कोई भी, उसको कहते हैं वुड्स फिटिग रिएक्शन। और अगर दोनों ही एराइल हैं तो उसको कहते हैं फिटिग रिएक्शन। ये बहुत पॉपुलर कन्वर्जन है आपका नॉर्मल बोर्ड्स का। हाउ कैन यू फॉर्म बाइफिनाइल फ्रॉम क्लोरोबेंजीन, ये वाइवा में भी पूछ लेते हैं कि आप बताओ बाइफिनाइल कैसे बनाओगे क्लोरोबेंजीन से, डबल ही तो करना है, वुड्स मतलब इसको वुड्स नहीं बोलते, बस सोडियम विद ड्राई ईथर दीजिए, फिटिग रिएक्शन होगा और आपको ये मिलेगा। दिस ऑल इज पार्ट ऑफ योर CBSE boards and good questions will be formed on the basis of this in your JEE NEET. So आपके पास आ गया वुड्स फिटिग, करिए जो नोट मैंने रोका था। इसका फ्री रेडिकल मैकेनिज्म अभी भी एक्सेप्टेबल है थोड़ा बहुत, सो इस पे यूजुअली फाइट रहती है, तो इस पे हम बहुत ज़्यादा क्लैरिटी नहीं ले पाएंगे। स्टिल मैंने नीचे लिखा हुआ है, फ्री रेडिकल मैकेनिज्म से कुछ सवालों के जवाब मिल गए, इसीलिए हम उसको ऑप्ट कर रहे हैं। आई होप आप लोग समझ पाएंगे खुद से, कभी रेयरेस्ट ऑफ रेयरेस्ट इसकी ज़रूरत पड़ी तो बहुत क्लियरली एविडेंट है। ये सोचिएगा येलो सर्कल कैसे बने, थोड़ा अपने दिमाग को कष्ट दीजिएगा। जो उस दिन सैटरडे की 5 स्लाइड्स मैंने आपको कही थी, उसमें एक डाउट बहुत अच्छा मेरे पास आया जिसको मैंने डील किया। किसी को भी उन 5 स्लाइड्स जो सेल्फ स्टडी के लिए दी थी, स्लाइड नंबर 20 से 24 शायद, इफ आई रिमेंबर, कोई डाउट आए तो मेरे से आप उसको डील करेंगे, डिस्कस करेंगे। तो 1-2 लोगों ने पूछ के उसको क्लोज कर दिया है। सिमिलरली अगर थोड़ा टाइम अपने आप को दीजिएगा, थोड़ा दिमाग चलाइएगा, मेरा अंदाज़ा है बहुत इजी लगेगा एक बार आप सोचेंगे तो, क्योंकि आपने फ्री रेडिकल हेलोजिनेशन कर लिया है। थोड़ा सा दिमाग पे जोर देने से ना रिटेंशन अच्छा होगा। नहीं आया तो ये येलो सर्कल मेरे से पूछेंगे। मैग्नीशियम के साथ आप कोई भी एल्काइल हैलाइड लाते हैं, दैट इज RX। मैग्नीशियम की वैलेंसी होती है 2, इट इज डाइवेलेंट। सिंस इट इज डाइवेलेंट तो ये बीच में आएगा, क्योंकि इसको दोनों अपनी वैलेंसी सेटिस्फाई करनी है। सोडियम कॉर्नर में आ रहा था या नहीं आ रहा था हमने बात ही नहीं करी। अब मैग्नीशियम की मजबूरी है, उसको इसके बीच में आना पड़ा। इतना रिएक्टिव है कि RX के बॉन्ड को तोड़ देगा।
और ड्राई ईथर सेम रीजन, ड्राई ईथर तो मुझको लेना है, मैग्नीशियम वाटर से रिएक्ट करके हाइड्रोक्साइड बना के बैठ जाएगा। अब RMgX इज अ ऑर्गेनोमेटेलिक कंपाउंड, इसमें कार्बन है, इसके अंदर मेटल है। कार्बन और मेटल के बीच का बॉन्ड जब बनता है उसको बोलते हैं ऑर्गेनोमेटेलिक कंपाउंड। थोड़ा मुझे रिवाइज कराइए, और कहाँ पढ़ा है इस साल ऑर्गेनोमेटेलिक वर्ड? मेटल कार्बोनिल्स। मेटल और कार्बन का बॉन्ड इकट्ठा कहाँ देखने को मिला मुझको? मेटल कार्बोनिल्स में। तो ऑर्गेनोमेटेलिक की तो कैटेगरी शुरू हो गई मेरे पास। एक तो मेटल कार्बोनिल्स, और मेटल कार्बोनिल्स में आपने क्या नहीं पढ़ा है? आपने उनके स्ट्रक्चर्स, उसकी सिनर्जिक बॉन्डिंग सब कुछ पढ़ डाला है। दूसरा ऑर्गेनोमेटेलिक आपके पास क्या आया? RMgX। अब कल को कहीं ये वर्ड मिले ऑर्गेनोमेटेलिक, कहना मत पढ़ाया नहीं, एक अलग से लेक्चर नहीं लगाया, लेकिन ऑर्गेनोमेटेलिक पहुंचाना शुरू कर दिया आप तक। एनीवेज, इसको एक स्पेशल नाम दिया गया ग्रिग्नार्ड रिएजेंट। ग्रिग्नार्ड रिएजेंट, ये आप लोगों को याद है, हमने +1 में किया था। ग्रिग्नार्ड के साथ एक और नाम कराया था, जस्ट वैसी मुझे याद आ गया। तो क्या आपकी भी मेमोरी है वैसी? मेरी तो खैर उम्र हो रही है, शॉर्ट टर्म मेमोरी लॉस हो रहा है। ग्रिग्नार्ड के साथ एक और रिएजेंट का मैंने नाम लिया होगा, उलमान रिएजेंट। मुझे ऐसा लगता है मैंने लिया होगा, बट नहीं, आप एक बार अपनी +1 की कॉपीज चेक करिएगा। हाँ जी, कोई बात नहीं, मत सोचना, पर मेरे को जहां तक ध्यान है आराम से कॉपी में घुसना, मिल गया, नहीं तो इस साल तो मिलना ही है। सो ये आपका ग्रिग्नार्ड रिएजेंट हुआ। ग्रिग्नार्ड रिएजेंट इज अ ऑर्गेनोमेटेलिक कंपाउंड। यहां ड्राई ईथर क्यों लिया? क्या सिर्फ वाटर को दूर करने के लिए? चेक करते हैं, या कोई और रोल भी है ड्राई ईथर का? ड्राई ईथर इज मस्ट टू कीप वाटर अवे, राइट। अब RMgX क्यों रखना है वाटर को दूर? हर जगह केमिस्ट्री में ये तीर नहीं चल सकता, रिएक्शन नहीं होना चाहिए इन दोनों का। कौन सा रिएक्शन नहीं होना चाहिए? क्या हो जाएगा रिएक्शन होने पे? वो इंफॉर्मेशन बहुत इंपॉर्टेंटली पूछनी है। ड्राई ईथर इज मस्ट टू कीप वाटर अवे। क्यों? अगर आपने RMgX को रिएक्ट करा दिया किससे? आसपास थोड़ा सा भी वाटर मिल गया उससे, तो अगर वो वाटर से रिएक्ट कर रहा है तो आपको ये ब्लू कलर से पार्शियल नेगेटिव पार्शियल पॉजिटिव समझ आ रही है? यानी अगर ये बॉन्ड टूटेगा ना बच्चों, अब ये ध्यान रखना है, थोड़ा सा कार्बोकेटाइन से हटके जा रहे हैं। कार्बोकेटाइन हो गया, बस खत्म हो गया हमारे लिए अब कार्बोकेटाइन, अब सारा ऐसा ही कुछ अलग आएगा। ये कार्बो एनायन प्रोड्यूसर है, कोई शिफ्ट नहीं, कुछ नहीं। ये Mg का पॉजिटिव, ये बॉन्ड वीक होता है, ऑर्गेनोमेटेलिक बॉन्ड जनरली वेरी वीक एक्सेप्ट फॉर दैट सिनर्जिक बॉन्डिंग। ये बॉन्ड ब्रेक होगा और मैग्नीशियम किसकी तरफ लपक लेगा? OH की तरफ, हाइड्रोलिसिस, राइट। तो मैग्नीशियम पे लग जाएगा OH। देखिएगा यहां ग्रिग्नार्ड में आपको बाय प्रोडक्ट बनाने बहुत जरूरी होंगे। तो मैग्नीशियम के एक तरफ तो X है अनटच्ड, दूसरी तरफ क्या आ जाएगा? वाटर का OH। और अब वाटर का क्या बचा? प्रोटोन। यानी ग्रिग्नार्ड के सामने अब से लेके चौथे चैप्टर ऑफ ऑर्गेनिक तक तुम कुछ भी लाओगे, ये एक इलेक्ट्रोफाइल मांगेगा। क्यों? ये बॉन्ड टूटना तय है। तो मैग्नीशियम पे पॉजिटिव चार्ज है, आई एम सॉरी, ये एक न्यूक्लियोफाइल मांगेगा। इलेक्ट्रोफाइल किधर जाएगा? R पे। कार्बो एनायन पे जाएगा उसका पॉजिटिव पार्ट। तो यहां पर अगर तुम कोई भी प्रोटोन डोनर ले आए, वाटर इज पोलर प्रोटिक सॉल्वेंट, तो वो प्रोटोन देगा और उस प्रोटोन की वजह से क्या होगा? एल्केन। लास्ट ईयर हमने एल्केन्स की प्रेपरेशन में पढ़ा था ये कि पोलर प्रोटिक सॉल्वेंट की प्रेजेंस में ये हो जाएगा, एल्केन बन जाएगा। तुम सोच रहे हो तुमने बॉटल में ग्रिग्नार्ड रिएजेंट रख रखा है और उस बॉटल की कैप पे वाटर, उसकी कैप प्रॉपर बंद नहीं है, उससे मॉइस्चर अंदर चला गया, अंदर अब तुम्हारे पास ग्रिग्नार्ड रिएजेंट नहीं है, उसका एल्केन बन के गैस बन के वो एस्केप हो चुका है। तो ग्रिग्नार्ड रिएजेंट को तुम स्टोर भी नहीं कर सकते हो आसपास, आपने कैप खोलनी है, मॉइस्चर अंदर चला जाना है बॉटल की कैप खोलते ही। इसीलिए वाटर को दूर रखना जरूरी है। फॉर दिस पर्पज आई नीड ड्राई ईथर। तो ये नहीं कह सकते जी मैग्नीशियम से रिएक्ट कर जाएगा, मैंने मैग्नीशियम थोड़ी ले रखा है इसमें, मैंने तो RMgX ले रखा है। RMgX को वाटर से दूर रखना है, Mg को वाटर से दूर नहीं रखना। आई एम नॉट ब्रिंगिंग इन मैग्नीशियम मेटल जो आग पकड़ लेगा। मैं क्या लेके आ रही थी पिछले में? सोडियम मेटल। सोडियम वाटर के साथ रिएक्ट कर जाएगा, नॉट पॉसिबल। लेकिन RMgX क्यों रिएक्ट कर रहा है, कैसे रिएक्ट कर रहा है, वो मेरे को दिखाना पड़ेगा। अब यहां पर मेरा
इंट्रोडक्शन तो खत्म हुआ ग्रिग्नार्ड का कि इसको किसी भी प्रोटॉन डोनर से दूर रखना है। ग्रिग्नार्ड अब इस साल की ऑर्गेनिक में हर ताले की चाबी है, हर चैप्टर में आएगा। सारे फंक्शनल ग्रुप की प्रेपरेशन में ग्रिग्नार्ड इज मस्ट। आप इससे अल्कोहल भी बनाएंगे, आप इससे अमीन्स भी बनाएंगे, एल्डिहाइड्स, कीटोन्स, एस्टर्स सब बनाएंगे आप इससे। तो हर एक चैप्टर में एक मेथड ऑफ प्रेपरेशन फिक्स है फ्रॉम ग्रिग्नार्ड। तो क्या है ग्रिग्नार्ड? ग्रिग्नार्ड ये है, आर आपके साइक्लिक आएंगे, ब्रांच्ड आएंगे, कुछ भी आएंगे, आर को मैंने देखना ही नहीं है अंदर क्या है। कोई कार्बोकेटायन का सीन नहीं, कोई बॉन्ड चॉइस का सीन नहीं, सिर्फ आर इतना बड़ा हाथी उसको अलग कर दो, MgX छोटा सा उसको अलग कर दो, कुछ नहीं, कोई रीअरेंजमेंट शेप्स, कोई साइक्लाइजेशन, चेन ओपनिंग, कुछ नहीं होनी। तो अब ये Mg और X जाएगा किसको देख के? सामने बस तुम कोई प्रोटॉन डोनर देखो। इस चैप्टर की शुरुआत में तुमने देखा था, हम सबने ही रेदर देखा था कि अमोनिया को ऐसे लिख सकते हो। तब हमने देखा था ये प्रोटॉन बन सकता है और ये हिस्सा क्या बन सकता है? न्यूक्लियोफाइल। न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन करा दिया था। अब सेम चीज, तो ये प्लस किसके पास जाएगा? इसके पास। और ये नेगेटिव किसके पास जाएगा? Mg के पास। तो सबसे पहले ग्रिग्नार्ड में हमेशा याद रखना, बाय प्रोडक्ट पहले बनाना, गलती से बचने के लिए, कि मैग्नीशियम के साथ एक X तो है ही, बाउंड टू हैपन। दूसरी चीज क्या है मैग्नीशियम के साथ? NH2। तो तुम्हें जो NH2 जैसी बड़ी चीज बाय प्रोडक्ट में निकल गई ना, टेंशन कम है, अब दो ही चीजों को जोड़ना है। तो दो चीजों को जोड़ते ही क्या पता लग गया? ये तो फिर एल्केन बन रहा है। अब लिया मैंने दूसरा क्या? एल्कोहल। एल्कोहल में मैंने फिर वही देखा, एक बना प्रोटॉन और एक ये एल्कोक्साइड आयन। एल्काइल और ऑक्सी मिलके क्या बनाते हैं? एल्कोक्साइड आयन। तो अब इसमें फिर यही होगा, इसका बाय प्रोडक्ट मेरी हेल्प करना क्या होगा? मैग्नीशियम के साथ X और दूसरी चीज क्या? OR। कुछ लोग बिल्कुल मुंह खोलने का कष्ट नहीं कर रहे, कुछ फर्श को घूर रहे हैं तो कुछ छत को घूर रहे हैं। 5 मिनट और मैं देखूंगी, अगर सबका फोकस यहाँ नहीं आया आप घर जाइए, आज की क्लास कैंसिल करूंगी मैं। 5 मिनट और। तो कोई लगातार फर्श को देखे जा रहा है, देखे जा रहा है, देखे जा रहा है, यहाँ क्या चल रहा है डोंट नो। बहुत ध्यान से यहाँ आइए, इसका सबके पास जवाब होना चाहिए कि अगर यहाँ पर एक प्रोटॉन है, ये प्रोटॉन किसके पास जाएगा? R पे होगा पार्शियल नेगेटिव, मैग्नीशियम पे होगा पार्शियल पॉजिटिव। तो पॉजिटिव और नेगेटिव को ऑपोजिटली जोड़ दीजिए। पहले क्या बना? बाय प्रोडक्ट। ये कौन सा ग्रुप था? एल्क ऑक्सी। तो क्या बना? मतलब एल्काइल और ऑक्सीजन मिला के क्या बना? एल्कॉक्सी। ठीक है, तो यहां फिर क्या आएगा? अब लेट मी नो परीक्षित, तीसरे वाले केस में बाय प्रोडक्ट क्या होगा? थर्ड केस में आप लोग जहां भी हैं सभी लोग चैप्टर में आ जाइए, अपनी बाकी के स्ट्रेस को इस दरवाजे के बाहर छोड़िए। जी, बाय प्रोडक्ट क्या बनाऊं? परफेक्ट आंसर, C ट्रिपल बॉन्ड CH। बचा हुआ क्या फिर से? एल्केन। चौथे केस में आऊं मैं गुनीश, RMgX, इसका बाय प्रोडक्ट बनवाइए। RSH पूरा ही लगा दूं? ये तो तुमने रिएक्टेंट बोल दिया RSH, क्या टुकड़ा Mg के साथ लगाऊं? SR, क्योंकि H उधर जाना है। जब तक आप ये नहीं सोच पाते हैं कि कहीं पर प्रोटॉन है तो प्रोटॉन ही निकलेगा, H है तो H ही निकलेगा, ऑफ कोर्स वो इलेक्ट्रोनेगेटिव के साथ जुड़ा हुआ है, तो आप यहां पर नहीं OH की जगह मैंने क्या, मतलब OR की जगह मैंने क्या कर दिया? SR। OR की जगह ऑक्सीजन के नीचे सल्फर आता है ना, SR। अब मेन प्रोडक्ट क्या रहा? एल्केन। तुम कोई भी प्रोटॉन डोनर ले आओ, तुम प्रोडक्ट हमेशा एल्केन ही दोगे। एंड लेट मी टेल यू, चैप्टर नंबर जो पूरा एंड में आना है ऑर्गेनिक का, वहां तक ये मैं आपको चैलेंज देती हूं, आपसे ग्रिग्नार्ड की गलती हर बार क्लास टेस्ट में भी करवाऊंगी, हर बार चैप्टर टेस्ट में भी और क्लास में भी, और आप खुद देखना आप कब रुकते हो इस गलती पे। कार्बो एनायन प्रोड्यूसर ध्यान रखिएगा, कभी भी आपसे इंटीजर टाइप में 10-12 रिएक्शन देके हम पूछ सकते हैं इनमें से किस किस में कार्बोकेटायन इंटरमीडिएट बनता है, तो आपको पता होना चाहिए किस में कार्बोकेटायन नहीं बनता है। ठीक है, ज्यादातर कार्बोकेटायन के होंगे, लेकिन वो फिर हम बीच में कोई तो ऐसा घुसा देंगे, वुड्स घुसा दिया उसमें भी कार्बोकेटायन नहीं है,
ये घुसा है उसमें भी, अब कार्बोकेटायन बहुत कम मिलने वाला है आपको, तो अब सारे दूसरे इंटरमीडिएट आएंगे, कहीं कार्बोनायन, कहीं फ्री रेडिकल, कहीं कुछ। तो अब तक टॉपिक क्या चल रहा है? प्रॉपर्टीज ऑफ एल्काइल हैलाइड्स, या कोई कह ले केमिकल प्रॉपर्टीज, या कह ले रिएक्शंस। हमने न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन SN1 और SN2 खत्म कर लिया टिल स्टीरियोकेमिस्ट्री। हमने रिएक्शन विद मेटल्स अभी अभी खत्म कर दिया। दिस इज माय लास्ट कैटेगरी ऑफ एल्काइल हैलाइड्स प्रॉपर्टीज, दैट इज एलिमिनेशन रिएक्शन। तो पहले तो 2-3 स्लाइड्स में एलिमिनेशन होता क्या है, कैसे निकालते हैं, बहुत स्लो स्पीड से वो करने वाले हैं। सो तीसरी कैटेगरी रिएक्शन की हमारे पास है, दैट इज एलिमिनेशन रिएक्शन। इसका मैकेनिज्म एनसीईआरटी में बिल्कुल नहीं है, मैं कराऊंगी, क्योंकि मैकेनिज्म के बिना आप जेई नीट का आसान से आसान क्वेश्चन भी नहीं कर पाओगे। एलिमिनेशन का मतलब देखिए, एडिशन का मतलब क्या है? दो चीजें ऐड हुई, जैसे आपने एल्कीन को दिया Br2, पाई बॉन्ड टूटा, एक और एक, दोनों Br जुड़ गए, दैट इज एडिशन। सब्स्टिट्यूशन का मतलब क्या था? एक न्यूक्लियोफाइल की जगह दूसरा न्यूक्लियोफाइल आया, एक फ्री रेडिकल की जगह दूसरा फ्री रेडिकल आया, एक इलेक्ट्रोफाइल की जगह दूसरा इलेक्ट्रोफाइल आया। फॉर्चुनेटली वी हैव डन ऑल सब्स्टिट्यूशन। लेट मी रिवाइज। हमने सबसे पहले पढ़ा फ्री रेडिकल सब्स्टिट्यूशन, एल्काइल हैलाइड की प्रिपरेशन में एल्केन से HNu वाला रिएक्शन, जिसमें ब्रोमिनेशन, क्लोरीनेशन वगैरह वगैरह चला। फिर हमने सब्स्टिट्यूशन पढ़ा, कौन सा? एलाइल नहीं, वो तो वैसे मतलब उस टॉपिक के अंदर था। मेजर क्लासेस ऑफ सब्स्टिट्यूशन, एक हमने पढ़ी फ्री रेडिकल सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन, इन एल्केन से एल्काइल हैलाइड बनना। दूसरा सब्स्टिट्यूशन मेरे रास्ते आया जब मेरे को एराइल हैलाइड बनाना था, बेंजीन रिंग पर एक H की जगह एक Cl सब्स्टिट्यूट करना था, और Cl कैसे आया था? एज इलेक्ट्रोफाइल। और किसको रिमूव किया था? H को। वो क्या हुआ? इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन। तीसरा आया प्रॉपर्टीज में, एल्काइल हैलाइड में जो हेलोजन लगा है वो एज न्यूक्लियोफाइल लीव करेगा, बिकॉज एक बाहर से न्यूक्लियोफाइल अटैक करेगा। तो न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन हम 90% कर चुके हैं, इक्का दुक्का रिएक्शन अल्कोहल में आने वाले हैं बस। तो न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन, इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन एंड फ्री रेडिकल सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन ओवर। एलिमिनेशन आज ओवर। तो आपके ऑर्गेनिक के सिलेबस में क्या बचा? सिर्फ एडिशन रिएक्शन। तो अब आप समझ लीजिए सिलेबस का कितना मोटा हिस्सा हम कवर कर रहे हैं इस चैप्टर में। जो मेरी फ्रस्ट्रेशन है, जो बच्चे एब्सेंट हो रहे हैं या जो बच्चे ऑनलाइन है, वो इस वजह से है कि वी आर डूइंग बैकबोन ऑफ 6 चैप्टर्स, राइट? तो उस हिसाब से बीच बीच में अपने आप को रिवाइज करते रहिए कि हाँ, हमने सब्स्टिट्यूशन तीनों कर लिए, हमने एडिशन तो अभी एक ही किया Br2 का या HBr का, तो एडिशन में अभी और बातें आनी रहती हैं, अगले 3 चैप्टर उसी पे हैं। और अब हम आते हैं एलिमिनेशन पे। तो व्हाट डू आई मीन बाय एलिमिनेशन? यही बात चल रही थी। सब्स्टिट्यूशन सबको पता चल गया क्या होता है, एडिशन सबको पता चल गया, लास्ट रिएक्शन ऑफ ऑर्गेनिक आता है एलिमिनेशन। एलिमिनेशन है किसी एक बड़े मॉलिक्यूल से छोटे मॉलिक्यूल का एलिमिनेट होना, बड़े का एलिमिनेट नहीं होना। एक बड़े मॉलिक्यूल से कोई बहुत छोटा मॉलिक्यूल अगर एलिमिनेट होता है उसको कहते हैं एलिमिनेशन। जैसे वाटर निकल जाए, डिहाइड्रेशन, 2 हेलोजन निकल जाएं, डीहेलोजिनेशन, एक H और एक हेलोजन निकल जाए, डिहाइड्रोहेलोजिनेशन। कोई भी एक छोटा मॉलिक्यूल निकल रहा है, दैट इज एलिमिनेशन। फॉर एग्जाम्पल मैं एल्काइल हैलाइड लेके आती हूँ। अब एल्काइल हैलाइड को अगर आपने अल्कोहल के साथ KOH दिया, कोई भी अल्कोहल हो सकता है, मीथेनॉल, इथेनॉल, प्रोपेनॉल, ब्यूटेनॉल, टर्शरी ब्यूटेनॉल, एनी अल्कोहल, आपने अगर अल्कोहल के साथ KOH इज अ वेरी गुड बेस, एल्कली है ये बहुत स्ट्रॉन्ग बेस है। तो अल्कोहल और KOH की वजह से क्या होगा बिफोर एंड आफ्टर? अच्छा, मेरा एक CH3 कम बना हुआ है यहाँ। दिस बिफोर एंड आफ्टर क्या हुआ है? एक C से निकला हेलोजन, चेक करिए, और उसके पड़ोसी C से क्या निकला है? हाइड्रोजन, और उससे क्या बना मेरे पास? एल्कीन। लास्ट ईयर प्रिपरेशन ऑफ एल्कीन। मैं थोड़ा इसको नीट लिख देती हूं ताकि आपको समझ आ सके। यानी जिस कार्बन पर हेलोजन लगा है उसको हम अक्सर कॉमन नंबरिंग में अल्फा कह देते हैं,
उसके पड़ोसी को क्या कह देते हैं, बीटा। तो एल्कोहलिक KOH देखते ही मकसद क्या है, हाइड्रोजन और हेलोजन निकलेंगे भाई। सिर्फ एल्कोहलिक KOH का इस पूरे सब्जेक्ट में एक ही रोल है, हाइड्रोजन और हेलोजन को मिला के निकाल दिया, एलिमिनेट कर दिया। अच्छा, हेलोजन तो पता ही है एक ही है, तो वही निकलने वाला है। तो हेलोजन तो कंफर्म्ड है, कोई कंफ्यूजन नहीं। लेकिन हाइड्रोजन कितने हैं, 3, 2 और 2, 7 हाइड्रोजन में से कौन सा हाइड्रोजन निकालूं, उसके लिए मेरे को बताना पड़ेगा पड़ोसी वाले का निकालोगे, बस। इसी वजह से इसको बीटा एलिमिनेशन का नाम दिया गया। हेलोजन की लोकेशन बताने की जरूरत नहीं, वो तो सिंगल टारगेट है। मोनो हेलो हमारा सिलेबस है, डाई ट्राई टेट्रा हेलो तो है ही नहीं, तो हेलोजन थोड़ी ढूंढना पड़ रहा है। हमें क्या ढूंढना पड़ रहा है, हाइड्रोजन कौन सा निकलेगा, निकला और क्या बना, एल्कीन्स। एल्कीन की प्रेपरेशन का अगर आप लास्ट ईयर का नोट्स देखना चाहें, वहां आपको एग्जैक्टली सेम स्लाइड्स मिलने वाली हैं, एक एक बुलेट तक आपको सेम मिलने वाली है। एग्जाम्पल थोड़े मैंने 12th में बदल ही देते हैं ऑफ कोर्स। तो यहां पे आपके पास इसको कहेंगे, 2 नाम से जाने जाएंगे, या तो इस रिएक्शन को मैं बोलूंगी बीटा एलिमिनेशन, या मैं इसको बोलूंगी डी माने रिमूवल, हाइड्रो हेलोजिनेशन। इट इज डी हाइड्रो हेलोजिनेशन। क्लियर एवरीवन? अब मैं इतना स्लो रेपिटेटिव बोल रही हूं ये मान के कि आप साथ साथ थोड़ा थोड़ा लिखते जा रहे हैं। अब आता है मैकेनिज्म E2। E2 आप मुझे याद दिलाओ समीर, SN2 क्या था, उसी की तर्ज पे चलना है। SN2 क्या मैकेनिज्म था, SN2 SN1 में फर्क क्या, SN2 2 स्टेप 1 स्टेप क्या था, 1 स्टेप, और उसमें दोनों काम एक साथ होते थे। क्या दोनों काम, SN2 में क्या दोनों काम एक साथ होते थे, हाँ नहीं पेंटावेलेंट तो बनता था, वो 2 काम क्या थे जो एक साथ होते हैं, बिल्कुल सही पेंटावेलेंट, एब्सोल्युटली राइट। यही गलती हम करते हैं, हम हेलोजन क्यों बोल रहे हैं, लीविंग ग्रुप बोलो। हेलोजन यानी न्यूक्लियोफाइल है, एक न्यूक्लियोफाइल की जगह दूसरा न्यूक्लियोफाइल आ रहा है, इतनी देर से यही समरी तो डाली दिमाग में। तो आपका सही शब्द इस्तेमाल करना, ऑल्दो यू रीच्ड नाइसली, बट सही शब्द इस्तेमाल करने के बाद एक में से एक नंबर मिलेगा कि एक तरफ से हेलोजन का जाना और दूसरी तरफ से नए बेटर न्यूक्लियोफाइल का आना, ये दोनों काम एक ही साथ थे, जिसमें आपने मुझे बताया पेंटावेलेंट स्टेट होगी। बिल्कुल SN2 को कॉपी कर दूं E2, एक कार्बन से हेलोजन का जाना और दूसरे कार्बन से हाइड्रोजन का जाना, दोनों काम एक साथ होंगे, उसको बोलेंगे E2, यानी कोई कार्बोकैटायन नहीं, कोई शिफ्ट नहीं। तो E2 मैकेनिज्म क्या है, E2 का मतलब, 2 का मतलब अगेन क्या हुआ, बायोमोलिक्यूलर, काइनेटिक्स हुई 2, यानी हेलाइड एज वेल एज जो बेस तुम दे रहे हो, दोनों की कॉन्सेंट्रेशन पर डिपेंड करने वाला है रेट। तो यानी E2 जब आपने दिया, बेस मैटर करता है बच्चों, E2 स्ट्रॉन्ग बेस चाहिए होगा, जब कभी आपको E2 मिलेगा स्ट्रॉन्ग बेस, राइट। इसी तरह से हमने तब भी पढ़ा था SN2 में, SN2 में बताइए स्ट्रॉन्ग बेस की वीक बेस याद है, तो E2 पे SN2 सिर्फ चिपक रहा है पूरा का पूरा, राइट। तो अब देखिए इसका मैकेनिज्म, जितना मैंने बताया उसके बाद आप ड्रॉ करते हैं मेरे साथ। तो देखिए मैंने एक एल्काइल हैलाइड लिया और ये कार्बन अल्फा, क्योंकि ब्रोमीन के पड़ोस वाले कार्बन को मैं अल्फा बोलती हूं, उसके पड़ोस वाले को बीटा। बीटा पे जो हाइड्रोजन लगा था, अब सोच के देखिए बेस का काम क्या है, बेस की लाइफ क्या है। बेस हैज 1 इलेक्ट्रॉन पेयर टू ऑफर, इट कैन लीव 1 इलेक्ट्रॉन पेयर, बेसिस वही हैं। तो बेस को देख के कौन आएगा, प्रोटॉन। बेस को एक ही काम दिया गया अपनी लाइफ में, जाके कहीं से प्रोटॉन एब्स्ट्रैक्ट करके लाओ। तो ये जो दोनों की वजह से जो बेसिसिटी आई, जो बेस आया, उसने बीटा कार्बन पर लगे H को मांगना शुरू कर दिया। अब आप देखना थोड़ा मेरे एरोज को, जो मैं अभी यहां नहीं बना पा रही हूं, अब बनाऊंगी, क्योंकि यहां पहले से बना दूं तो सारा पढ़ाने में वो नहीं आ पाएगा इफेक्ट। ये प्रोटॉन, प्रोटॉन जो है बाहर निकल गया। प्रोटॉन का मतलब क्या होता है, अपना सब छोड़ छाड़ के। तो ये प्रोटॉन इससे एब्स्ट्रैक्ट हो गया, इसको निकाल लिया। ये बॉन्ड किधर जाएगा, इधर। अब ये बॉन्ड तुम इधर लाओगे, ये कार्बन कहेगा भाई मेरे तो 4 हैं, तुम ऑलरेडी एक टेट्रावेलेंट कार्बन को बॉन्ड दे रहे हो, हाउ कैन आई अकोमोडेट, करना पड़ेगा। उस वजह से इसको किसको धक्का देना पड़ा बाहर, Br के पूरे बॉन्ड।
तो दिस इज हाउ माइनस HBr मैं एंड में करती हूं। यहां से पहले यानी आपसे एसर्शन रीजंस और मल्टीपल स्टेटमेंट में क्या पूछते हैं, इसका मैकेनिज्म एनसीईआरटी में नहीं, एनसीईआरटी का अभी आना है, इसमें मैकेनिज्म नहीं है, उसके बाद के क्वेश्चंस आने हैं। तो यानी यहां पर पहले बेस ने प्रोटॉन को एब्स्ट्रैक्ट किया, उसके बाद हेलाइड निकल के बाहर गया। हेलाइड आइड नेगेटिव चार्ज के साथ, बॉन्ड के साथ, प्रोटॉन बॉन्ड छोड़ के, दोनों बॉन्ड नहीं छोड़े, ब्रोमीन बॉन्ड लेके गया, प्रोटॉन बॉन्ड छोड़ के गया। तो ये दोनों काम देखिए, यहां से बेस आया, उसने प्रोटॉन मांगा तो प्रोटॉन इसकी तरफ और उसकी वजह से ये पूरा बाहर। एक ही साथ दोनों काम हुए, कोई कार्बोकेटाइन का स्कोप नहीं, एंड वी गॉट द रिजल्ट दैट इज एल्कीन, राइट। इसमें कोई और पॉसिबिलिटी थी नहीं कि क्या कोई माइनर बनेगा, मेजर बनेगा, नहीं। तो उस तरह की चीज को क्या कहते हैं जहां पे आउट ऑफ 2 एक मेजर बनता है, रीजियो सिलेक्टिव। यहां तो बनना ही एक है, इट इज नॉट रीजियो सिलेक्टिव। मैं पूरे एलिमिनेशन के लिए नहीं कह रही, मैं सिर्फ इस पर्टिकुलर एग्जाम्पल के लिए कह रही हूं, इसमें कोई रीजियो सिलेक्टिविटी नहीं है, 100% यही बनेगा, कोई और बीटा कार्बन है ही नहीं, कोई और पॉसिबिलिटी नहीं है। इतने में सिर्फ जितना पढ़ाया उसमें किसी को कोई डाउट तो बताइए, तब मैं आगे जाऊं कि एलिमिनेशन इज बीटा एलिमिनेशन। एक साथ दोनों काम हुए तो E2, और दोनों काम एक साथ करने के लिए बेस को इतना तगड़ा होना चाहिए कि वो प्रोटॉन को बैठे बैठे एब्स्ट्रैक्ट करे, और उसके चक्कर में फिर कार्बोकेटाइन वगैरह कुछ नहीं बना, पूरा Br भी निकला, H भी निकला, एंड आई एम विद एल्कीन। इस मैकेनिज्म की बुलेट्स, हाइड्रोजन हमेशा बीटा कार्बन से एक्सपेल होता है। किसी को जमे तो लिखो, किसी को नहीं जमे मत लिखो, रिपीट है। मैंने बीटा एलिमिनेशन लिखवा दिया, वहां हरे रंग से बीटा भी कर दिया, तो कोई जरूरी नहीं है कि आपको ये लाइन दोबारा लिखनी है। ये अपने अपना है कि मेरे को सबको साथ लेके चलना होता है, इसलिए मैं सब कुछ लिखती हूँ। देन डीहाइड्रोहेलोजिनेशन की ईज किस पे डिपेंड करेगी? आप एक चीज देख लो बच्चों, अभी तक E1 E2 ढंग से नहीं आया। मैं कुछ नहीं बता रही कि E2 के लिए कि E1 के लिए, ऐसा भी कुछ क्लेम नहीं कर रही। यहां पर मैंने कहीं नहीं लिखा कि ईज ऑफ E1, क्योंकि SN1 SN2 में आप पढ़ के हो ईज ऑफ SN1 अलग होती है, ईज ऑफ SN2 अलग होती है। नहीं, यहां ऐसा कुछ नहीं अभी ला रही, मैं लाऊंगी, अगली क्लास तक आएगा वो, लेकिन इसमें कोई बदलाव नहीं। दिस इज व्हाट, मतलब एक अच्छे खासे पढ़े लिखे बच्चे से गलती होती है। टर्शरी एल्काइल हैलाइड देखते ही आंख मूंद के आपको एलिमिनेशन करना है, बिना ये सोचे इसमें तो ये होना चाहिए था, इसमें तो वो होना चाहिए था। टर्शरी एल्काइल हैलाइड किस तरफ भागता है अंडर जो भी कंडीशंस मैं आपको दिखाऊंगी, एलिमिनेशन की तरफ। तो ईज ऑफ एलिमिनेशन है, E2 E1 नहीं है। और क्योंकि मेरा डीहाइड्रोहेलोजिनेशन भी देने का मन है एलिमिनेशन के बजाय नाम, तो मैंने यहां दे दिया ईज ऑफ डीहाइड्रोहेलोजिनेशन डिपेंड्स ऑन स्टेबिलिटी ऑफ एल्कीन फॉर्म्ड, दैट इज ओके। ये जो भी लिखा है थोड़ी देर में पढ़ेंगे, पता नहीं क्या लिखा है, बट मेरे को ये चाहिए। टर्शरी अल्काइलाइड क्यों पे आऊंगी थोड़ी देर बाद, वो जो ऊपर स्टेटमेंट लिखी है उस वो अगली स्लाइड पे पहुंचेंगे। लेकिन टर्शरी अल्काइल हैलाइड देखते ही आपको सबसे पहले सूझना क्या चाहिए? एलिमिनेशन सूझना चाहिए। अगर तो तुम इस रिएक्शन में रह के बात कर रही हो, क्योंकि मैंने इसी रिएक्शन में पूछा है, तो 3 बीटा हैं, इससे ज्यादा तो कहीं होने के भी चांस नहीं, 3 ऑप्शन है। मैं ये कह रही हूं जब से ये चैप्टर पढ़ना शुरू किया है, एल्काइल हैलाइड की प्रॉपर्टीज पढ़नी शुरू की है, तब से अगर ये क्वेश्चन आज ना पूछा होता तो आंसर क्या था? आज पूछूंगी तो आंसर आएगा एलिमिनेशन। हाँ जी, सब्स्टिट्यूशन। इस पे हमारे -5 हुए थे घर पे, एक तो -1 और एक 4 जो खो आए, ये सोच के ले ये कोई क्वेश्चन है, कितना आसान आ गया ऑर्गेनिक का। हम क्या सोचते हैं, जैसे ही एल्कोहल, और अच्छा एल्कोहल भी C2H5 दे दूं तो और लगता है, क्योंकि सबसे ज्यादा एग्जाम्पल में C2H5 ETOH लिखा होता है। इसको एलिमिनेशन करना था और हम क्या करके आए? सब्स्टिट्यूशन। और यहां तो इतने खुश, SN1 SN2 का चक्कर ही नहीं, कोई शिफ्ट ही नहीं है इसमें। तो आप देख लीजिए इसमें शिफ्ट की पॉसिबिलिटी नहीं। तो टर्शरी बनता है एल्कोहल, सॉरी कार्बोकेटाइन, और यहां क्या कर देना चाहिए था मेरे को? OCH3।
ये होना चाहिए था आंसर। मतलब एक एक तरह से नॉर्मल से अगर मैं बात करूं तो ये आएगा मेरा आंसर। लेकिन अभी अभी मैंने क्या बोला कि टर्शरी एल्काइल हैलाइड देखते ही आपको क्या करना चाहिए? एलिमिनेशन। आपने कर दिया सब्स्टिट्यूशन, SN1 SN2 जो भी साइयांश ने बोला, मैंने कहा ना एक अच्छे खासे पढ़ने वाले बच्चे का आंसर ये आएगा। और यही हुआ। अल्कोहल देखा, ये तो हम क्या करके आ गए? सब्स्टिट्यूशन करके आ गए। यहां गलती हुई। क्या करना चाहिए अगर मेरे को ये वाली लाइन आज की क्लास याद रहे तो? एलिमिनेशन। तो अंडरस्टूड। यानी अभी मैंने मैकेनिज्म कौन सा लिखवाया आपको? E2। धीरे धीरे मैं आपको ये इंड्यूस करना चाहूंगी E2 कब होता है, धीरे धीरे। SN1 SN2 बहुत मुश्किल था, E1 E2 बहुत आसान है, वो बहुत इजीली आपको आ जाएगा। जब भी आप स्ट्रॉन्ग बेस ले आओ। अब स्ट्रॉन्ग बेस कैसे? फिर वही बात, ज्यादातर बल्कि बेसिस ही स्ट्रॉन्ग होते हैं, भारी भरकम बेसिस, स्टेरिकली हिंडर्ड बेसिस, उसकी आज पूरी ध्यान दी जाएगी उस चीज पे। तो जितने भी स्ट्रॉन्ग या बल्कि बेसिस हैं उनमें E2 ही पसंद किया जाता है, फेवर किया जाता है। माने नो कार्बोकैटायन, सिंपल केस। E1 के बहुत रेयर मिलने वाले हैं, तुमको मिलेंगे ज्यादातर E2। क्यों E2 मिलेंगे भाई? जहां E1 मिलना है। अब आप देखिए मैं क्या बोल रही हूं, E2। अब E2 क्या है? नो कार्बोकैटायन। कार्बोकैटायन बनने का केस किधर आता है? अक्सर टर्शरी के आसपास। और उसमें फिर तुम्हें स्ट्रॉन्ग बेस चाहिए होगा। स्ट्रॉन्ग बेस हम दे नहीं रहे यहाँ पे खास, तो आपको उसी हिसाब से खैर कैटेगरी बनती जाएगी। यहां तक सबके पास नोट हो गया? क्या ये बात याद रखेंगे कि एलिमिनेशन मेजर होगा अगर आप टर्शरी एल्काइल हैलाइड ला रहे हैं, चाहे आपको अल्कोहल दिया है चाहे आपको वाटर दिया है, राइट? चलिए अब थोड़ा पकड़ना शुरू करते हैं। न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन और एलिमिनेशन रिएक्शन। आप न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन पढ़ रहे थे, आप एल्काइल हैलाइड देते थे और उसके साथ आप, अब मैंने कोई टर्शरी प्राइमरी सेकेंडरी नहीं ला रही, एनसीईआरटी से, एनसीईआरटी के अंदर हूं मैं अभी मैं वो डिटेल पे नहीं जा रही। सिंपल, कोई भी एल्काइल हैलाइड दीजिए, एक्वस KOH मतलब, एक्वस मतलब प्लेंटी ऑफ वाटर, राइट? तो सॉल्यूशन में क्या चीज घूम रही होगी? यही दो चीज, ठीक है, प्रोटॉन भी है बट मेनली यही दो चीज। वाटर ने आके क्या करना है? एक स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट को स्ट्रॉन्ग बेस को डिसोसिएट कर देना है, बस। ऐसी कंडीशन में एक अच्छा स्ट्रॉन्ग OH नेगेटिव, वन ऑफ वेरी स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियोफाइल, क्या चीज फेवर होगी? न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन। SN1 SN2 नहीं दे सकते क्योंकि मैंने भी अल्काइल का नेचर नहीं बताया। सो डोंट ट्राई कि मेरे को SN1 SN2 भी यही चाहिए। अभी तो सिर्फ सिंपल बेसिक। यहां आप जब तक एल्काइल में नहीं देती तब तक आप SN1 SN2 क्लेम नहीं कर सकते। बट एटलीस्ट ये तो क्लेम कर रहे हैं हम यहाँ पे, तो यही करके आए हैं हम। मैंने पूरे न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन में एक बार भी तुमको अल्कोहलिक KOH कराया ही नहीं। प्राइमरी छोड़ो, सेकेंडरी छोड़ो, टर्शरी छोड़ो। अगर उसी सेम एल्काइल हैलाइड को आप बजाय एक्वस KOH के अल्कोहलिक KOH देते हो तो मिलता है आपको एलिमिनेशन। वाई? प्रोडक्ट्स आर डिफरेंट। वाई? कुछ भी करके इन अबाउ रिएक्शन A and B प्रोडक्ट्स आर सेम, प्रोडक्ट आर डिफरेंट, एसर्शन रीजन डाल सकते हैं, एंड वाई। तो अब इसमें मेरे को ढूंढना है वाई, और इसको एक टेक में समझेंगे उसके बाद लिखेंगे, क्योंकि समझ गए तो फिर ये कुछ भी नहीं है। What do you mean by alcoholic KOH? पहले तो ये समझिए। अल्कोहलिक KOH का मतलब है कोई भी अल्कोहल और KOH, एंड आपका जो मना है अल्कोहल लिखी है यहाँ पे, कोई फर्क नहीं पड़ने वाला अभी तो। कोई भी अल्कोहल और कोई भी KOH। अब वाटर नहीं है, अल्कोहल है, तो अब सोल्यूशन में क्या घूमेगा? चेक करना। O C2 CH2 CH3। भाई पहले तो ये ब्रेक हुआ, K क्या करेगा? एसिडिक H को रिप्लेस करेगा, वेरी ऑब्वियस। एक मेटल, एक लेस रिएक्टिव मेटल एसिड्स में से H को डिस्प्लेस करते हैं ना, तो इसने जाके इसको डिस्प्लेस कर दिया। यानी पूरी सॉल्यूशन, ये तो पुअर इलेक्ट्रोलाइट है, OH नेगेटिव तो है ही नहीं कहीं पर। यहां अब क्या घूम रहा है? यहां घूम रहा है, कैन आई राइट OR नेगेटिव इतना बड़ा CH3 CH2 लिखने के बजाय एल्कोक्साइड आयन। एल्कोक्साइड आयन और OH नेगेटिव में विजिबिलिटी से क्या फर्क दिखता है? मतलब एकदम एकदम देखते नजरों में क्या फर्क आता है? OH नेगेटिव और OR नेगेटिव में आपको देखते ही क्या फर्क लगता है? साइज का?
OR थोड़ा बड़ा होगा और OH काफी छोटा, उस पर OH पर वो नेगेटिव चार्ज हाईली लोकलाइज छोटे पर पावरफुल न्यूक्लियोफाइल गया और Cl को उड़ा के OH लगा दिया और हो गया न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन। अब यहाँ तो OH नेगेटिव बन ही नहीं रहा, यहाँ कौन बन रहा है? OR नेगेटिव। R बहुत बड़ा है, O और R, तो नेगेटिव चार्ज शायद थोड़ा फैल गया या इतना डेंसिटी नहीं रही, तो ये न्यूक्लियोफाइल तो है बट शायद उतना अच्छा नहीं है, कह सकती हूँ। या देखिए दोनों इक्वली गुड न्यूक्लियोफाइल हैं, सो आई एम नॉट क्लेमिंग कि OH अच्छा न्यूक्लियोफाइल, OH नेगेटिव की OR नेगेटिव, आई एम नॉट क्लेमिंग इट, बोथ आर कंपेरेबल। स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियोफाइल होने के साथ साथ ये गुड बेस भी है। गुड बेस क्या होता है? जो प्रोटॉन को एब्स्ट्रैक्ट कर सके। ये जो बड़ा साइज, बल्कि लिख दिया मैंने, बल्कि इज नॉट राइट वर्ड हेयर, बट इट्स अ गुड न्यूक्लियोफाइल एज वेल एज गुड बेस। OH नेगेटिव इज गुड न्यूक्लियोफाइल बट नॉट अ गुड बेस। कोई कोशिश करेगा इसकी क्यों? OH नेगेटिव और OR नेगेटिव दोनों अच्छे न्यूक्लियोफाइल हैं। आई एम नॉट सेइंग कि OR नेगेटिव अच्छा न्यूक्लियोफाइल नहीं, और मैं इसको बल्कि भी नहीं कह रही, बल्कि अभी आना है तो शायद बल्कि लिखना गलत हो जाएगा, आप कंफ्यूज ना हो। ये भी गुड न्यूक्लियोफाइल है, बट OH negative, OR negative, both are good nucleophile. Any guess why OR negative is good base जबकि वो good base नहीं है? Base का मतलब प्रोटॉन को एक्सेप्ट करना। अच्छा न्यूक्लियोफाइल है, किसी भी न्यूक्लियोफाइल को अटैक कर दे। एक अच्छा बेस है, सिर्फ प्रोटॉन को अपनी तरफ खींचे, इसकी आयोनिक मोबिलिटी कम होगी। OH नेगेटिव से ज़्यादा आयोनिक मोबिलिटी किसी की नहीं है, इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री में पढ़ के आए हैं। H प्लस और OH नेगेटिव वंडरफुल आयोनिक मोबिलिटी ड्यू टू ग्रोथर्स मूवमेंट। तो क्योंकि आयोनिक मोबिलिटी OH की इतनी अच्छी है, उसको बेस बनने की ज़रूरत लगी नहीं, वो उस जगह जाके Cl को हटा के खुद बैठ गया। लेकिन OR नेगेटिव की आयोनिक मोबिलिटी स्लो है, ये धीरे जाएगा, उससे बेटर है ये प्रोटॉन को ही खींच लेगा। इट डिपेंड्स ऑन साइज, साइज इन नेट क्या डाल रहा है, आयोनिक मोबिलिटी को कम कर रहा है। सो एनीवेज, यहाँ सिर्फ आपको एक बात ध्यान रखनी है, ज़्यादा वाई में आप नहीं घुसिए, तो मैंने आपकी क्यूरियोसिटी आती उससे पहले जवाब देने की कोशिश करी, आपसे एक्सपेक्टेड नहीं होगा। OR negative, no doubt is a good nucleophile, but it is also good base. OH negative, no doubt is a good nucleophile, but it is not good base. तो ये एक अच्छा बेस बन गया, और अच्छे बेस बनते ही इसने क्या स्टार्ट कर दिया? आई एम नॉट गोइंग टू गिव सब्सटीट्यूशन, मैं नहीं जाने वाला अब Cl को हटाने। आई एम गुड बेस, यहीं बैठे बैठे मेरे को उसका प्रोटॉन अट्रैक्ट करना है। इट इनिशिएटेड डीप्रोटोनेशन, इसने प्रोटॉन खींच लिया, जिसकी वजह से क्या मिला आपको? एलिमिनेशन। बेस विल एक्सट्रैक्ट H की जगह आप प्रोटॉन लिख सकते हैं। बेस विल एक्सट्रैक्ट एन H, कौन सा बेस? गुड बेस। और गुड बेस कौन है यहां पर? गुड बेस है OR नेगेटिव, विल एक्सट्रैक्ट अ प्रोटॉन from alkyl halide in place of attacking for substitution. Hence I get elimination. तो बच्चों, एलिमिनेशन के लिए खाली अल्कोहल लेके नहीं जाएंगे हम, एलिमिनेशन के लिए क्या लेके जाएंगे? अल्कोहल के साथ KOH, ये ध्यान रखिएगा। और अब मैंने इथाइल को ET लिख दिया। दिस इज योर क्वेश्चन 1 और 2 मार्क, why you get with aqueous alcohol substitution product and alcoholic KOH, aqueous alcohol, sorry, aqueous KOH substitution, alcoholic KOH elimination। ये आपका बोर्ड्स का क्वेश्चन है, राइट डाउन। गुड बेस मिलते ही, गुड होता है जो चल नहीं पाता ज़्यादा, है न्यूक्लियोफाइल ही, अच्छा बेस अच्छा न्यूक्लियोफाइल भी होता है, लेकिन अच्छा न्यूक्लियोफाइल अच्छा बेस हो ऐसा नहीं होता। एक अच्छा बेस अच्छा न्यूक्लियोफाइल है, बट एक अच्छा न्यूक्लियोफाइल अच्छा बेस होगा, नो गारंटी एट ऑल। कि एक्वस KOH के साथ ये होता है गुड न्यूक्लियोफाइल पुअर बेस, एल्कोहलिक KOH के साथ ये होता है गुड न्यूक्लियोफाइल एज वेल एज गुड बेस। गुड बेस ने प्रोटॉन एब्स्ट्रैक्ट करना शुरू कर दिया, एक बार एलिमिनेशन का रास्ता पकड़ लिया तो मेजॉरिटी हम वहीं जाने वाले हैं। इतना क्लियर? आगे चलूं? नोट हो गया सबके पास? अब थोड़ा सा
इसके क्वेश्चंस और थोड़ा इसका कॉन्फिडेंस लेके आते हैं, इसके बारे में पढ़ते हैं। अभी जो थोड़ी देर आज चलेगा वो अच्छे ऑब्जेक्टिव्स के लिए चलेगा, नॉट फॉर मेजरली एनसीईआरटी, और जो भी इसका एडवांस का हिस्सा है वो अगली क्लास में जाएगा। आज सिर्फ जेईई मेंस नीट के हिस्से को करेंगे। ईज ऑफ एलिमिनेशन, मान लीजिए मैं थोड़ी देर में आपको दूं, ये दो एल्काइल हैलाइड हैं, इनमें से किस में एलिमिनेशन फास्ट होगा? आई एम नॉट फोकसिंग ऑन E1 E2, आई एम फोकसिंग सिंपल एलिमिनेशन। किस में तेज होगा, किस में स्लो होगा, उसके लिए फैक्टर्स, किस में होगा ही नहीं उसके फैक्टर्स। सबसे पहले जो बनने वाला प्रोडक्ट है, यहां क्या बन रहा है बच्चों? एल्कीन्स। अगर किसी एक रिएक्शन में आपने प्राइमरी अल्काइल हैलाइड लिया, उसके साथ भी आपने, मतलब कंपैरिजन ही दोनों प्राइमरी का है, दोनों सेकेंडरी का है, दोनों टर्शरी का है, आपको देखना पड़ेगा किस में एल्कीन ज्यादा स्टेबल बन रहा है, वो दौड़ के भागेगा। कोई इंटरमीडिएट, कोई मैकेनिज्म नहीं ला रहे अभी हम। तो अब अगर मैं देखूं स्टेबिलिटी ऑफ एल्कीन +1 में जीओसी में हम पढ़ते थे, वो एक बार रिवाइज करा रही हूं, प्लीज इसे मत नोट करना मेरे हिसाब से। आप स्टेबिलिटी ऑफ एल्कीन छोड़ दीजिए, एक पैराग्राफ, इतनी जगह छोड़ दीजिए, ये खुद करना चाहिए, यहां समझो, क्योंकि ये +1 का हिस्सा है, समझना जरूरी है, इसको दोबारा मुश्किल है आता। एक मैंने सबसे छोटा एल्कीन रखा है यहाँ पे, बेसिक जितना जरूरी है एल्कीन बनाने के लिए, 2 कार्बन। फिर मैंने आप अगर इस एल्कीन को देखें तो इसके एक H की जगह एक मिथाइल सब्स्टिट्यूट कर दिया, मोनो सब्स्टिट्यूटेड एल्कीन। अब 2 H की जगह 2 मिथाइल सब्स्टिट्यूट कर दिए, डाई सब्स्टिट्यूटेड एल्कीन, और इसमें चारों H सब्स्टिट्यूट कर दिए, और ये क्या बन गया? टेट्रा सब्स्टिट्यूटेड एल्कीन। पहले तो इन शब्दों को समझिए, व्हाट डू आई मीन बाय अनसब्स्टिट्यूटेड एल्कीन, मोनो सब्स्टिट्यूटेड एल्कीन, टेट्रा सब्स्टिट्यूटेड एल्कीन। इन चारों में सबसे ज्यादा स्टेबल एल्कीन कौन सा? मोर सब्स्टिट्यूटेड एल्कीन इज मोर स्टेबल। तो ये आपके लिए सबसे ज्यादा स्टेबल है। क्यों? एनीवन? H जो हाइपर कॉन्जुगेशन में पार्टिसिपेट कर सकते हैं। तो ये क्या है मेरे पास? फंक्शनल ग्रुप रेफरेंस। तो इस कार्बन का क्या बोलूंगी? अल्फा। तो कौन से H? अल्फा H। कितने अल्फा H है? 12 अल्फा H। 12 के 12 अल्फा H क्या करेंगे? हाइपर कॉन्जुगेट। जिस दिन कार्बोकेटाइन स्टेबिलिटी मैंने ली थी फर्स्ट या सेकंड क्लास, उस दिन सबको कहा था हाइपर कॉन्जुगेशन से कार्बोकेटाइन स्टेबिलिटी है, किसी को दिक्कत है आप स्टाफ को अप्रोच कीजिए, उस टॉपिक को दोबारा पढ़िए या अपनी +1 की नोट्स कॉपी में घुसिए। अभी भी फिर से कहूंगी, जिसको किसी को लगता है हाइपर कॉन्जुगेशन आप तो गिना जाते हो, हमें समझ नहीं आता, अपनी +1 की नोट्स कॉपी जरूर देखिए, एनसीईआरटी देखिए, उसके बाद आप स्टाफ को अप्रोच कर सकते हैं, हेल्प ले सकते हैं। तो अब सबसे ज्यादा हाइपर कॉन्जुगेटेड फॉर्म्स की वजह से ये पाई बॉन्ड सबसे ज्यादा डीलोकलाइज्ड है। अब ये स्टेबिलिटी का मतलब क्या है? कोई इसके वीकेस्ट बॉन्ड को तोड़ ही नहीं पा रहा। स्टेबिलिटी का मतलब क्या है? कुछ भी रिएक्ट करने आए Br2 रिएक्ट ही नहीं होगा ढंग से, होगा जरूर, थोड़ी देर लगाएगा। क्यों भाई? इसका पाई बॉन्ड 12 हाइड्रोजन में जाके बट गया। रिएजेंट आया ब्रोमीन वाटर का, ब्रोमीन वो ढूंढ रहा है, लेकिन पाई बॉन्ड फैला हुआ है, थोड़ा टाइम लगेगा उसको ढूंढने में, दैट्स व्हाई इट इज स्टेबल। यहां कोई हाइपर कॉन्जुगेट का सपोर्ट नहीं है, ये सबसे जल्दी रिएक्ट करेगा। लोकलाइज्ड पाई बॉन्ड, वीक पाई बॉन्ड, लेबाइल पाई बॉन्ड, जहां Br2 आया इसका टूटना तय है। तो स्टेबिलिटी कैसे बढ़ती जा रही है? सब्स्टिट्यूशन से। इज इट क्लियर? जीनल क्लियर है ये चीज? नींद ज्यादा आ रही है? थोड़ा जाग लो। ये इसको सहारा दे के क्यों बैठना है? कि मतलब यहाँ सब ठीक है गर्दन पे, तो इसको क्यों सपोर्ट देना? बस सपोर्ट दे दो, एसी के नीचे तुम हो, आंखें तो भारी होंगी फिर, राइट? सो आपके पास, सभी के पास ये कॉन्सेप्ट होना चाहिए, मोर सब्स्टिट्यूटेड एल्कीन इज मोर स्टेबल। अगर मैंने इक्वली सब्स्टिट्यूटेड दे दिया, जो आगे हम करेंगे क्वेश्चंस में, उस वक्त आप लोग परेशान ना हो, ये भी तो टेट्रा सब्स्टिट्यूटेड है, लेकिन इसमें एक अल्फा H कम हो गया, 12 की जगह कितने हो जाएंगे? 11। 12 वाला ज्यादा स्टेबल, 11 वाला कम स्टेबल। तो ईज इससे डिसाइड होनी है। इस स्लाइड पे मैं ये इसीलिए लेकर आई हूं कि किसी को भी अगर लगे हमें नहीं आता PDF देख के, क्योंकि आपको अभी तो काफी बच्चों को बताना ही नहीं आ रहा है कि क्या नहीं आता है, विच इज अ जेन्युइन इशू, तो आप कॉपी खोल के बता सकते हैं हमको ये नहीं आ रहा मैम ने जो हाइपर कॉन्जुगेशन क्लास में बोल दिया।
तो इसीलिए मैं अपने पीडीएफ में डाल रही हूँ। कल को जब आप थोड़ा ऑब्जेक्टिव दोबारा सोचने लगेंगे, तो एक बार सब्जेक्टिव टेस्ट देने के बाद तो शायद इस स्लाइड पे आके आप किसी की हेल्प लें, आपको पता तो हो क्या मिसिंग है। मैंने एक बार हाइपर कॉन्जुगेशन दिखा दिया क्या होता है, जो आपसे वैसे नहीं पूछेंगे बट आना चाहिए, कि आपको 4 स्ट्रक्चर्स बना दिए विच इज नॉट अ हाइपर कॉन्जुगेटेड स्ट्रक्चर। को पता होना चाहिए हाइपर कॉन्जुगेशन में फॉर वन टाइम मैं बता रही हूँ, इस अल्फा कार्बन पर 3-3 हाइड्रोजन्स हैं। इस अल्फा कार्बन के 3-3 हाइड्रोजन मैंने ओपन किए। होता क्या है, ये पाई बॉन्ड जो है इस, या कह लीजिए ये वाला H इज हैप्पी टू लीव, अपना इलेक्ट्रॉन देने में पसंद करता है, ये अपना इलेक्ट्रॉन पेयर इधर देगा और ये इधर। पाई बॉन्ड लेबाइल है, तो पाई बॉन्ड किधर पहुंच गया, इस कार्बन पे नेगेटिव चार्ज, और ये बॉन्ड किधर पहुंच गया यहां, और ये H+ बन के वहीं है, क्योंकि थोड़ी देर बाद ये लौटा देगा। तो ये कभी इसको छोड़ नहीं पाता। इसको नो बॉन्ड रेजोनेंस के नाम से भी जानते थे, बेकर नेथन इफेक्ट या नो बॉन्ड रेजोनेंस। तो इस तरह से ये हाइपर कॉन्जुगेट करता रहेगा। पाई बॉन्ड गायब, मतलब गायब तो नहीं, इस लोकेशन से गायब, अब इधर आ गया। इतने सारी फॉर्म में पाई बॉन्ड गुम हो जाने की वजह से स्टेबल हो जाता है, राइट। तो ये हाइपर कॉन्जुगेशन का हिस्सा आप रीड जरूर करिएगा, इसको हम यूटिलाइज करेंगे। और जब जीओसी रिवीजन हुआ करेगी, इसीलिए सिलेबस को खत्म करने में इंटरेस्टेड हूं कि मैं जीओसी जब रिवाइज कराऊं तो 3 हिस्सों में रिवाइज हो, 3 टेस्ट हो जीओसी की। एक सिर्फ आइसोमेरिज्म का, जिसमें वो टॉटोमेरिज्म तक जाएं, सिस ट्रांस भी, एक सिर्फ इलेक्ट्रॉनिक इफेक्ट्स का, और एक बेसिक केमिकल बॉन्ड पार्ट का और नॉमेनक्लेचर का। तो जीओसी को हम 3 चैप्टर लेके चलते हैं अपने माइनर टेस्ट में। तो इस हिसाब से हम जब रिवाइज करेंगे तो विल बी टेकिंग इट हियर। अब मुझे बताइए इन दोनों में क्यों दूसरे वाला फास्ट, और क्या मैं इसमें प्रोडक्ट आपसे प्रिडिक्ट कराऊं तो बना सकते हैं? चेक। सबसे पहला सिंपल प्राइमरी अल्काइल हैलाइड। एल्कोहलिक KOH का मतलब क्या है, साथ साथ मैं लिखती जाऊंगी क्योंकि मेरे को याद करना है एल्कोहलिक KOH माने बेस। मेरे को बार बार अपने आप को फोर्स करना है एल्कोहलिक KOH माने बेस। तो ये बेस है। बेस क्या करेगा? प्रोटॉन एक्सट्रैक्ट करेगा। कौन सा प्रोटॉन एक्सट्रैक्ट करेगा? पड़ोसी कार्बन का। अब हेलोजन के साथ वाले कार्बन को अल्फा, उसके नेक्स्ट उसके पड़ोसी को क्या बोलते हैं? बीटा। एक ही से तो 2 निकल नहीं सकते, कार्बन का बॉन्ड कैसे सेटिस्फाई होगा? तो बीटा पे H है, पहले तो मैं ये चेक करूंगी, यस बीटा पे H है, एक H निकाल दूंगी, एक Cl निकाल दूंगी, प्रोडक्ट आ गया ये प्रोपीन। इसी तरह से एक और केस ले आई मैं। अब के क्या सीन हुआ? ये कौन सा है? अल्फा कार्बन। दिस कार्बन इज अल्फा क्योंकि इस पे तो फंक्शनल ग्रुप लगा हुआ है हेलोजन। इसके 2 पड़ोसी हैं बीटा, दोनों पे H है, इस पे तो 3 और इस पे 2। मैंने इस पड़ोसी से भी H निकालना है और इससे भी। तो अगर मैं जिसके पास 2 H थे उस पड़ोसी से निकालूं, चेक, इससे H निकला, इससे Cl, तो ये कार्बन भी बिगड़ गया, ये भी। तुमने मेरा एक H ले लिया और ये कहेगा तुमने मेरा एक Cl ले लिया। बना लो दोनों बॉन्ड, बीच में एक एक वैलेंसी दोनों की डिस्टर्ब हुई। तो जब मैंने दोनों के बीच बॉन्ड बनाया तो देखना कुछ ऐसा बना। इसके और इसके बीच बॉन्ड बनाया, ये रहा, ये नीचे एज इट इज। लेकिन इसका दूसरा जो प्रोडक्ट बनता है, अगर मैं उसकी साइड जाऊं, भाई एक और बीटा भी तो है, आप उसे इग्नोर नहीं कर सकते। बीटा पे 3 हाइड्रोजन है। इस कार्बन से Cl गया, इस कार्बन से H गया, ये और ये, तो ये कार्बन तंग हो गया, ये तंग हो गया, बीच में आ जाएगा बॉन्ड। तो अब देखिएगा मैं बॉन्ड विच इज मेजर, क्यों? मोर सब्स्टिट्यूटेड एल्कीन। टर्मिनल एल्कीन तो बहुत ही कम स्टेबल होगा, हाइपर कॉन्जुगेशन बहुत कम होगी, इस पे 2H तो यही नॉन सब्स्टिट्यूटेड वाली चीज आ गई। टर्मिनल एल्कीन हमेशा कम स्टेबल होते हैं। अभी भी मेरा सवाल का जवाब नहीं आया। एल्काइल हैलाइड 1, एल्काइल हैलाइड 2, ये ऑप्शन में थे। ईज किस में एलिमिनेशन की ज्यादा? केशव, सेकंड में ईज क्यों ज्यादा? ना,
एल्कीन ज्यादा स्टेबल है। फिर कोई पूछे एल्कीन क्यों ज्यादा स्टेबल है, क्योंकि उसमें अल्फा एच ज्यादा। आप एसर्शन, देखिए थ्योरी में यही आना है, एसर्शन रीजन या विच इज द करेक्ट स्टेटमेंट। तो इसमें सीधे आप अल्फा एच पे ना जाके सही शब्द, ऑल्दो यू पिक्ड राइट, बट बीच की एक लाइन का गैप मुझे नुकसान ना दे, तो क्या कहेंगे, इसमें मोर स्टेबल एल्कीन, इसमें लेस स्टेबल एल्कीन्स। नोट कर लीजिए इसको। और सब्स्टिट्यूटेड एल्कीन्स आर मोर स्टेबल, और उसको एक साइंटिस्ट का नाम दे दिया गया, सेटजेफ। वेरी राइट। वैसे मैं हमेशा बताती हूँ, आपकी एनसीईआरटी ने बता रखा है, उनके नाम की स्पेलिंग एक्चुअली जेड से शुरू होती है, जेडसेफ, लेकिन हिंदुस्तान में इंग्लिश में उसको कर दिया गया है सेटजेफ। तो आप उसको सेटजेफ ही करेंगे, जेडसेफ नहीं करेंगे, ठीक है। मोर स्टेबल एल्कीन और लेस स्टेबल एल्कीन के नाम अब मैं दे रही हूँ, जो थोड़ा थोड़ा आपको टुकड़ा याद आया होगा, बट नो प्रेशर, अगर नहीं भी याद आया तो। एक प्रोडक्ट जो कि मोर सब्स्टिट्यूटेड एल्कीन है, मेजर माइनर से नहीं याद करोगे, मोर सब्स्टिट्यूटेड एल्कीन को क्या नाम दिया गया, सेटजेफ, और लेस सब्स्टिट्यूटेड एल्कीन को क्या नाम दिया गया था, हॉफमैन। इसको नाम दिया गया हॉफमैन। तो अब मेरा काम कंप्लीट होता है। एल्काइल हैलाइड नंबर 2 में ईज ज्यादा थी, यस, क्योंकि इसके अंदर मोर स्टेबल एल्कीन बन रहा था, और माइनर के तौर पे लेस स्टेबल भी बन रहा था। मोर स्टेबल वाले को सेटजेफ बोलूंगी, लेस स्टेबल वाले को हॉफमैन बोलूंगी। क्लियर? तो धीरे धीरे सेटजेफ और हॉफमैन पे आना शुरू होते हैं। मैंने RI दिया और RCl दिया। मैं आपका ध्यान R पे ले जाना ही नहीं चाहती, इसलिए R बोल रही हूँ, वरना तो आप ऐसा कुछ ढूंढने लग जाओगे, वो पॉइंट मेरा ओवर है। RCl दिया और RI दिया, क्या लगता है किसमें एलिमिनेशन फास्ट होगा? नमन, अनुष्का, अक्षिता, परी, क्यों RI में? क्यों? I इज गुड लिविंग ग्रुप, वो तो वैसे ही निकलने को तैयार है। तो सेकंड फैक्टर में कोई खास दिक्कत तो नहीं आएगी बच्चों को, कि सेकंड फैक्टर में तो मेरे को वैसे ही पता है भाई, RI में एलिमिनेशन फास्ट होगा, देन RBr, देन RCl। RF तो मिलना ही नहीं मेरे को, तो मैंने इसलिए लिखा ही नहीं, मतलब वैसे है, हाइपोथेटिकली बोल रही हूँ। RF भी मिल गया तो कहीं कहो हमने पढ़ा ही नहीं। थर्ड पॉइंट इज गुड, रेयर क्वेश्चन मिलेंगे आपको, ये काफी रेयर क्वेश्चन है, मतलब शायद ही इसमें कोई और एग्जाम्पल मैं ला पाऊँ, इकलौता एक एग्जाम्पल मिल रहा है मुझको 2-3 साल से, है ही टिपिकली ये केस। तो अगर आपको बाकी सब कुछ भी सेम मिल रहा है, सब्स्टिट्यूटेड एल्कीन जो बन रहा है वो भी सेम है, लिविंग ग्रुप भी दोनों में क्लोरीन या दोनों में आयोडीन है, क्या कोई और फैक्टर भी आ सकता है? बड़ा रेयर है, जो एक जगह मिला तो मैं ले आई। वो क्या? जो हाइड्रोजन प्रोटॉन बन के निकलने वाला ना, जिसका एब्स्ट्रैक्शन होने वाला है, उसकी निकलने की कितनी इच्छा है, वो कितना ज्यादा एसिडिक है। जस्ट हैव अ लुक, क्या किया हुआ है, आंसर आपके सामने है। इसमें लिविंग ग्रुप, सॉरी, इसके अंदर प्रोटॉन का एब्स्ट्रैक्शन ज्यादा इजी है। एल्कीन दोनों में एक जैसा ही बन रहा है, दोनों में सब कुछ सेम है एल्कीन का नेचर, लेकिन इसके अंदर H इज मोर एसिडिक। क्यों? इसके पड़ोस में इतना बड़ा इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप है, और ये इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप क्या करता है, इंडक्टिव इफेक्ट में बेंजीन चाहे पीछे पीछे आता है बट है उसका, तो वो इस तरफ खींचेगा, इस तरफ खींचेगा तो इस कार्बन को थोड़ा सा डेफिशिएंट करेगा। जब इस कार्बन को थोड़ा सा डेफिशिएंट करेगा तो इस H को कहेगा गेट लॉस्ट, और ये H बाहर निकलेगा। इसीलिए इस H का ज्यादा एसिडिक होना भी इस केस में, शायद इसी केस में मेरे को इस जवाब को ढूंढना है। इसके कोई एग्जाम्पल और मिल नहीं रहे, वेरी रेयर बट गुड क्वेश्चन। हो गया नोट सबके पास ये भी? तो कितने फैक्टर हो गए? 3। पहला फैक्टर क्या था, एल्कीन किस में स्टेबल बन रहा है उसमें एलिमिनेशन कराओ। प्राइमरी में कभी स्टेबल एल्कीन नहीं बनता, टर्शरी में स्टेबल एल्कीन बनता है, इसलिए टर्शरी में एलिमिनेशन मेजर होता है अक्सर। दूसरा क्या था, आयोडाइड जल्दी निकलता है। तीसरा, जो H निकलने वाला है उसकी मर्जी भी देख लो, ठीक है। चलिए, सो उसके बाद रीजियो सिलेक्टिविटी, जो मुझे लगता है आज का हमारा आखिरी ही ऑप्शन रहेगा। जनरली इसमें कौन ज्यादा स्टेबल होगा? सेटजेफ प्रोडक्ट। और माइनर कौन होगा? हॉफमैन। वंस मोर रिवीजन, जरूरी नहीं आप लिखें ये तो, इसीलिए कि कल को कोई कंफ्यूज हो तो उसके लिए लिखा मिले स्लाइड्स में। मोर सब्स्टिट्यूटेड एल्कीन्स को हमने क्या नाम दिया? सेटजेफ।
और लेस सब्स्टिट्यूटेड एल्कीन को हमने क्या नाम दिया, हॉफमैन। अब हम पढ़ने वाले हैं कैसे प्रोडक्ट ढूंढते हैं और मेजर माइनर ढूंढते हैं। आप लोग इतना लंबा करने के बजाय इसको ऐसे भी नोट कर सकते हैं अपना टाइम बचाने के लिए, कि क्लास में आपका टाइम बचे। एल्कोहलिक KOH, ETOH लिख दिया दोनों साइड, लिखना ये चाहिए था। ETO नेगेटिव K, इसका भी मतलब क्या है, एल्कोहलिक KOH, एल्कोहलिक NaOH, एक ही बात है। तो एल्कोहलिक KOH दिया है, मतलब आपके पास सीधा ये भी मिल सकता है। नाउ 2 एल्कीन बन सकते हैं इसमें, क्यों भाई, क्योंकि जिस कार्बन पर हेलोजन लगा है वो कार्बन ये रहा अल्फा, पड़ोसी कितने हैं, 2 बीटा हैं, दोनों से एक एक बार H निकाल के बारी बारी देखूंगी। तो मैं सबसे पहले यहां से H निकालूं, तो जिसको अब तक भी समझ ना आया उसके लिए, इस C से Br गया, इस C से इसका H गया, बीच में क्या आ जाएगा, डबल बॉन्ड। तो यहां क्या आ गया, डबल बॉन्ड। और अगर आप इधर वाले से करते, इस C से Br गया, इससे H गया, तो यहां क्या आ गया, डबल बॉन्ड। मेजर प्रोडक्ट कौन सा, सेटजेफ इज मेजर, ऊपर वाला नहीं बोलेंगे, सेटजेफ इज मेजर, यही मेरे टेस्ट में है। मेजर प्रोडक्ट कौन सा, सेटजेफ की हॉफमैन, तो इसमें मेजर कौन है बच्चों, तो इस तरह से सेटजेफ और हॉफमैन का मेजर होना बता लेंगे बच्चे। जो नोट कर रहे हैं मैं उनका वेट कर रही हूँ, फिर 5-4 क्वेश्चन और हैं, इसी पे बात करनी है। तब तक बाकी लोग याद करें हॉफमैन कहाँ मेजर होता था। यस, रेजोनेंस स्टेबलाइज्ड में, और बल्कि बेस, और यस, लीविंग ग्रुप अगर फ्लोरीन और NR3 हो। कॉपी तो नहीं खोल रखी वो वाली, वंडरफुल मेमोरी, गुड। क्या खाते हो, वेरी गुड, रोटी, और ये रोटी सब्जी खाने वाले सुखी रहते हैं, ये जो दूसरी चीज़ें हैं वो दुखी ही करती हैं। रोटी सब्जी वाले सबसे ज़्यादा सुखी रहते हैं, जल्दी बुढ़ापा नहीं आता उनको जो रोटी सब्जी खाते हैं। और ये जो ना स्विगी और जोमेटो ने कर रखा है ना, टक 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 किया और आ गया, वो दिमाग भी खराब करता है और शरीर तो करता ही है। खैर चलिए, अभी कहाँ आपको ये समझ आएगा, चेक। ये जो मैंने किया है, नंबर 2 एग्जाम्पल, मैंने एलाइल क्लोराइड दिया। आई होप एलाइल हैलाइड सबको पता है क्या होता है। जिस कार्बन पर हेलोजन है उसके पड़ोस वाला कार्बन डबली बॉन्डेड या sp2 हाइब्रिडाइज्ड। अगर इसको मैंने एल्कोहलिक KOH, बार बार अपने आप को याद दिला रही हूं, एल्कोहलिक KOH बेस है, बेस के आगे एलिमिनेशन, और ये है भी प्राइमरी, टर्शरी हो तो मैं फिर भी सोचूंगी ये बनेगा। अटपटा लगता है बच्चों को ये देखना कि ये तो कोई चीज ही नहीं होती है। इनको क्या बोलते हैं, जैसे एल्कीन, कॉन्जुगेटेड एल्कीन्स, आपको याद हो जीओसी में हम करते थे, कॉन्जुगेटेड डाइन्स, और 2 डबल बॉन्ड लगातार आ गए तो एलीन्स। एलीन इज अ डिफरेंट फंक्शनल ग्रुप, तो ये क्या बना है, एलीन बना है। क्लियर, चलिए एक ये थर्ड वाले का आंसर, मेजर प्रोडक्ट सेटजेफ या हॉफमैन। जब एक ही बनना है तो कैसे बताओगे कौन सा सेटजेफ कौन सा हॉफमैन, तो क्वेश्चन ही गलत है। तो एक ही बनेगा, और मैंने ओपन करके भी रखा हुआ है, पहली बार कर रहे हैं तो आपको जस्ट पता हो कि कैसे करना है। ये बनेगा, इसमें कहाँ से तुम हॉफमैन सेटजेफ लाओगे, पॉसिबिलिटी एक है, सारे बीटा डिट्टो सेम है, तो एक ही बनेगा। यू कैन नॉट नेम नीदर हॉफमैन नॉट सेटजेफ, इट इज नॉट एट ऑल रीजियो सिलेक्टिव। ये रीजियो सिलेक्टिव है नहीं तो सवाल ही नहीं पैदा होता जी। तो IUPAC नेम तो मैं ऐसे ही चेक कर लूंगी आप लोगों से। 1-phenyl 2-chloropropane, उसको अगर मैंने एल्कोहलिक KOH दिया, 1 2 3, 1 पे लगाया फिनाइल, 2 पे लगाया क्लोरो, एक बीटा ये, एक बीटा ये। अंदर वाले बीटा का अगर मैं, अंदर वाले मतलब नियर टू बेंजीन, अगर इस बीटा का मैं H रिमूव करती हूं तो क्या बनता है, चेक, CH डबल बॉन्ड CH CH3, और बाहर वाले बीटा को रिमूव करती हूं H को, तो क्या बनता है, हॉफमैन सेटजेफ। जो भी आप अब मुझे बताना चाहें, आई एम वेटिंग। तो लेस सब्स्टिट्यूटेड वाला तो ये था, दिस इज हॉफमैन,
दिस इज सेटजेफ, तो कौन सा मेजर बनेगा? सेटजेफ, राइट? क्यों? क्योंकि मोर सब्स्टिट्यूटेड है। एक और बात देख लेना जस्ट इन केस, ये वैसे भी मोर स्टेबल है क्योंकि रेजोनेंस की वजह से। एनीवेज यहां पर सेटजेफ इज मोर स्टेबल या सेटजेफ इज मेजर। सेटजेफ इज मोर स्टेबल तो वेरी ऑब्वियस है, इज मेरा मेजर प्रोडक्ट। फिर हॉफमैन कहाँ बनता है, इसको यहां तक मेरे को आज की क्लास लेके जानी है, या जहां तक भी ले जा सकी। यहां तक आ गया सबके पास? फिर हॉफमैन कहाँ मेजर होता है? सभी लोग अपनी कॉपी में इसका प्रोडक्ट बनाओ। आई वॉन्ट टू सी इसका दोनों प्रोडक्ट, ऑब्वियसली ऑल पॉसिबल, दोनों क्यों, शायद 3 बनते हो। ऑल पॉसिबल प्रोडक्ट्स बनाइए, एक बीटा ये और एक बीटा ये। इस वाले बीटा पे हाइड्रोजन है? बिल्कुल है, ठीक है। तो एक पॉसिबिलिटी तो आई मेरे पास, डबल बॉन्ड किधर, इधर लगाने की। ये मोर सब्स्टिट्यूटेड है, हाँ या ना? तो ये सेटजेफ होना चाहिए। मैं लिख नहीं रही, आप बस अपनी कॉपी में एस लिख लेना। दूसरा लेस सब्स्टिट्यूटेड, चेक करना गलती ना हो। यही बना दूसरा। अब कैसे ढूंढ रहे हैं, कोई कंफ्यूज ना हो रहा हो उसके लिए, डबल बॉन्ड पर जो कार्बन्स हैं पहले तो वो देख लो। इन दोनों कार्बन पे कुल मिला के एक ही एच है, तो ये ट्राई सब्स्टिट्यूटेड है, एक अकेला एच बचा बस, ये तो ट्राई सब्स्टिट्यूटेड एल्कीन है। इस डबल बॉन्ड पर 2 एच है, ये डाई सब्स्टिट्यूटेड है। तो लेस स्टेबल एल्कीन कौन सा है? ये वाला। सॉरी, लेस सब्स्टिट्यूटेड एल्कीन कौन सा है? ये वाला। इसके नीचे हॉफमैन लिख दूं बच्चों? माय पॉइंट इज मेजर कौन सा? हॉफमैन पहली बार मेरे को मेजर मिला। क्यों? क्योंकि रेजोनेंस, इट इज कॉन्जुगेशन, इट इज इन कॉन्जुगेशन विथ बेंजीन। बेंजीन के साथ कॉन्जुगेशन हो गया, उससे अच्छा रेजोनेंस क्या होगा? छोड़ो मोर सब्स्टिट्यूटेड लीस्ट सब्स्टिट्यूटेड, क्योंकि मोर सब्स्टिट्यूटेड लीस्ट सब्स्टिट्यूटेड में आप क्या देखते हो? हाइपर कॉन्जुगेशन। हाइपर कॉन्जुगेशन से भी बड़ी चीज क्या है? रेजोनेंस। जहां रेजोनेंस आई वहां आप हाइपर कॉन्जुगेशन को साइड पे कर दोगे। तो इसीलिए हॉफमैन कहां स्टेबल हो गया, हॉफमैन कहां मेजर हो गया? जहां पर उससे बड़ी चीज, हाइपर कॉन्जुगेशन से बड़ी चीज आ गई, दैट इज सम काइंड ऑफ कॉन्जुगेशन और सम काइंड ऑफ रेजोनेंस। तो हॉफमैन एक तो ऐसी जगहों पे अक्सर मिल सकता है, यानी आप जब तक दोनों प्रोडक्ट बना के ध्यान से देखेंगे नहीं कि डबल बॉन्ड का भाई पूरा ही घूम गया, डबल बॉन्ड यहां पर इतना दूर तक घूम आया, और हाइपर कॉन्जुगेशन में क्या हो रहा था? सिर्फ अल्फा एच तक घूम रहा था। तो रेजोनेंस इज वे मोर पावरफुल देन हाइपर कॉन्जुगेशन। दूसरी कंडीशन, अगर आपको मैं ये नीचे वाला एल्काइल हैलाइड दूं, साइक्लिक एल्कोहलिक KOH, जी अगेन मैं आपकी एनसीईआरटी से उठा के ले आई हूं, एल्कोहलिक NaOH कर दिया आपकी बार मैंने आदत डालने के लिए, तो बड़ा ऑब्वियस है ये बनेगा पहले तो, क्योंकि मेरा हाथ मेजर पे पहले चल रहा है। लेकिन आप लोग कैसे करेंगे? मुझसे गलती होने का चांस थोड़ा कम है, आपसे थोड़ा सा ज्यादा है, इसीलिए पहले यहां बीटा लिखो फिर यहां बीटा लिखो। 2 बीटा लिखोगे तो पहले ही पता रहेगा मेरे को 2 प्रोडक्ट बनाने ही बनाने हैं। तो बनाइए सभी अपनी कॉपी में। अब इतना आगे आके मेरा बनाना जमता नहीं। बनाइए अपनी कॉपी में पहले आयोडाइड वाले केस का। एल्कोहलिक NaOH, एल्कोहलिक KOH एक ही बात है, गुड बेस कुछ भी दे दें हम। तो ये जो बना है दिस इज सेटजेफ, लिख सकती हूं इसको। अनंत ठीक लिखा है इसको, सेटजेफ। और इसका हॉफमैन भी बना लो। अब इस पे 2 H थे डबल बॉन्ड पे, इसमें एक ही H था। यस, मोर सब्स्टिट्यूटेड शुड बी सेटजेफ, लेस सब्स्टिट्यूटेड शुड बी हॉफमैन। और मेजर कौन सा होगा इसके अंदर? सेटजेफ, एज एक्सपेक्टेड, एज स्टेटेड। कोई ऐसी खास बात नहीं थी इसके अंदर। लेकिन अगर लीविंग ग्रुप आयोडाइड के बजाय, क्लोराइड ब्रोमाइड नहीं, आयोडाइड के बजाय अगर फ्लोराइड होगा, क्लोराइड की जगह फ्लोराइड हो, ब्रोमाइड की जगह फ्लोराइड हो, पॉइंट इज
अगर हेलोजन, और हेलोजन फैमिली में ही आता है, फ्लोरीन है लीविंग ग्रुप, फ्लोराइड है लीविंग ग्रुप, तो उल्टा हो जाएगा। उस केस में हॉफमैन इज मेजर। बनाओ खुद, यहां सेटजेफ इज माइनर, हॉफमैन इज मेजर, वरना याद नहीं होगा। तो तीसरी और आखिरी कंडीशन है बल्की बेस। इसे पहले समझेंगे फिर नोट करेंगे, बिकॉज अगेन अभी तक जो ये आपका एनसीईआरटी है, राइट? तो ध्यान से, इफ बल्की बेस क्या होता है? बड़ा आर। क्या सिर्फ बड़े आर को बल्की कह सकते हैं? नहीं, आर दैट टू टर्शरी, आर में ब्रांचिंग भी हो रखी है, भीड़ भाड़ कर रखी है उसको, तो मैंने टर्शरी ब्यूटॉक्साइड लिखा है बच्चों। टर्शरी ब्यूटॉक्साइड का मतलब क्या है? आप टर्शरी ब्यूटेनोल लाए, ओ आर, उसको एल्कोहलिक OH सॉरी, टर्शरी ब्यूटेनोल आप लाए और उसको आपने जब एल्कोहलिक KOH दिया तो ये H हटा और इसकी जगह कौन आ गया? K पॉजिटिव, और ये हो गया टर्शरी ब्यूटॉक्साइड। तो टर्शरी ब्यूटॉक्साइड, या आपको और भी पेंटॉक्साइड कुछ भी दे सकते हैं। टर्शरी वाला जब भी आपको बेस मिलेगा उसको आप क्या बोलोगे? उसको आप बोलोगे बल्की बेस। बल्की बेस आते ही, ये है नॉन बल्की बेस ETOK, और ये क्या है? टर्शरी ब्यूटाइल ओके। ये है नॉन बल्की बेस, ये है बल्की बेस। इसमें आपका मेजर बनाइए कॉपी में, एंड कमिंग टू चेक, हॉफमैन बनेगा, इसमें आपका मेजर सेटजेफ बनेगा। इस पूरे पॉइंट को बनाइए। आई विल सी किसने हॉफमैन और किसने सेटजेफ बनाया। आई एम गिविंग यू अ मिनट, पहले नोट कर लीजिए, बनाइए, फिर आई विल सी चीज, ताकि डीपीपी के क्वेश्चन हो सके। बहुत आसान। जो निकलने वाले दो ग्रुप है देख लेना एक बार। ये वो कार्बन जिससे ब्रोमीन निकल रहा है, राइट? ये उसका पड़ोसी कार्बन, ये वो कार्बन जिस पे फंक्शनल ग्रुप जुड़ा है, जिसको आप कह रहे थे अल्फा। इसके पड़ोसी पे कौन जुड़ा है? पड़ोसी मतलब बीटा H। ये दोनों एक दूसरे के एंटी होने चाहिए, तभी निकल पाएंगे। बहुत बढ़िया, बहुत अच्छे क्वेश्चन इस पे हो सकते हैं, बहुत आसान। अगर दोनों एक दूसरे के ऑपोजिट नहीं है, नो रिएक्शन। ये हम निकल गए शर्तिया एनसीईआरटी से काफी बाहर। और पॉपुलर क्वेश्चंस की तरफ, 2022 का पॉपुलर क्वेश्चन बता दिया। अब वो सबको पता लग गया वो गलती होती नहीं है। तो अब के पॉपुलर क्वेश्चंस में हम घुसे जहां हम एक्सपेक्ट कर रहे हैं कि आपको एक अच्छे पढ़ने वाले बच्चे को कहां फंसा सकते हैं। BR, राइट? अब इसका अगर मैं आपको कहूं ये कार्बन, इससे आप BR निकाल दोगे। अब पड़ोसी कार्बन पे आप जाओ, इस बीटा पे। मैं यहां पर दो ऐसे ग्रुप लगा दूं, आई मेक श्योर यहां हाइड्रोजन मिले ही ना आपको। मैं यहां पर CH3 लगा दूं, कुछ भी लगा दूं, आपको हाइड्रोजन नहीं मिल रहा। यहां आपके पास पॉसिबिलिटी सिर्फ एक लोकेशन छोड़ी मैंने, बीटा पे हाइड्रोजन है। ये दोनों नहीं एलिमिनेट हो सकते। जबकि आप कह सकते हो बीटा एलिमिनेशन पढ़ाया आपने, बीटा एलिमिनेशन है। ये दोनों नहीं निकल सकते बिकॉज दे आर नॉट ट्रांस टू ईच अदर, दे आर नॉट एंटी टू ईच अदर। तो ये वाला प्रोडक्ट तो किसी जन्म में नहीं बनेगा। हाँ, अगर यहाँ H है तो इसमें मेजर। अब मुझे बताइए, ये चाहे सेटजेफ था चाहे हॉफमैन था, जो था वो आप कर लोगे, उस पर डिस्ट्रैक्ट मत होना। जब मैं स्टीरियो केमिस्ट्री पे आ रही हूँ तो मैं ये मान के आ रही हूँ अब ये हॉफमैन सेटजेफ आपके लिए हो गया। इसमें मेरे लिए क्या पॉसिबिलिटी थी कि कौन कौन से, इफ आई आस्क यू फाइंड द प्रोडक्ट या सिलेक्ट करेक्ट प्रोडक्ट, आप इसको तो जरूर ही करोगे। फिर कहोगे ये भी बन रहा है लेकिन इसका मतलब 4 ऑप्शंस हैं और है सिंगल करेक्ट, तो बेस्ट पॉसिबल ऑप्शन तो हम यही चूज करेंगे। नो वेज, ये पॉसिबल ही नहीं है बनना। बीटा H होते हुए भी नहीं निकल पाएगा क्योंकि दोनों एक दूसरे के एंटी नहीं। अभी मैंने यहाँ ये ऐसे दिया, आपको थोड़ा सा और शेप ही बदल देंगे ना, कुछ इधर उधर कर देंगे तो आपके पास फंसने का पूरा चांस है। क्लियर है स्टीरियो केमिस्ट्री सबको? बस इसमें स्टीरियो केमिस्ट्री में एक ही बात है, दोनों साइड जो आपने ग्रुप निकालना है, एक का BR एक का H, दे शुड बी एंटी टू ईच अदर। आज बस इतना ही।